हेलो बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे सीईटी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो कि चैप्टर नंबर 1 है। ऑलरेडी मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आपको पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर 2। नाउ दिस विल बी चैप्टर नंबर 1, रोटेशनल डायनेमिक्स। तो जैसे कि हम करते आए हैं कि सबसे पहले हम इसका पूरे चैप्टर का सिनॉप्सिस लेंगे, सारे के सारे जो भी थियरी या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा, हम लोग पहले उसका एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। सारे थियरी फॉर्मूला को मैं आपको समझा दूंगा और उसके बाद फिर अगले वीडियो से हम एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका रोटेशनल डायनेमिक्स के दो हिस्से हैं। एक में आपको सर्कुलर मोशन कराया गया, दूसरे हिस्से में रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन से। जैसे मान लो कोई बॉडी या पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है तो हम बोलेंगे कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते समय कुछ क्वांटिटीज होता है, उस क्वांटिटीज का डिस्कशन करना जरूरी है यहाँ पे। जैसे मान लो आपका ये सेंटर है और ये पार्टिकल का पोजीशन है, तो सेंटर से पार्टिकल के पोजीशन तक जो आप वेक्टर ड्रॉ करते हैं उसे हम रेडियस वेक्टर बोलते हैं। अब देखो, अगर पार्टिकल यहाँ पे सर्कल में घूमता जाएगा इस तरीके से, तो अगर मान लो पार्टिकल पॉइंट ए पर था और घूमते घूमते अगर मान लो ये पार्टिकल पॉइंट बी तक आ गया, तो आपका रेडियस वेक्टर भी घूमकर यहाँ से यहाँ आएगा। इस दौरान रेडियस वेक्टर क्या करता है, कोई एक एंगल कवर करता है और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में क्या होता है, आपका एंगल ही होता है। ये आप पढ़ चुके हो, राइट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके अलावा ये एंगल कितना फास्ट कवर किया जा रहा है उसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और ओमेगा लिखा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो, वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, राइट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। ये हो गया आपका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब इसी में अगर मान लो एग्जैक्टली एक ही इंस्टेंट पे, एक ही पॉइंट पे अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी में आपका डेरिवेटिव यूज होता है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अगर आप निकालोगे, जो एक ही पॉइंट पे आपको वेलोसिटी देगा या एक ही इंस्टेंट पे, तो उसके अंदर यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाता है। तब वो थीटा बाई टी के बजाय डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा। यहाँ पे थीटा बाई टी की वजह क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, डेरिवेटिव आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, सब में एंगुलर लगा हुआ। याद रखना, सर्कुलर मोशन में हम एंगुलर डिफाइन करते हैं। ये नॉर्मल वेलोसिटी या नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो गया, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप वेलोसिटी अगर चेंज होता है आपका तो हम एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। यहाँ अगर आपका वेलोसिटी चेंज होता है तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। इसमें सब में एंगुलर आ जाता है। तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे भी दो टाइप का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, एक तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा तब आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। देखो, डिस्प्लेसमेंट आपको बताएगा कि पार्टिकल जो है वो सर्कल पे कितना घूमा है, कितने एंगल से घूमा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी आपको बताएगा कि पार्टिकल कितना फास्ट घूम रहा है। और एंगुलर एक्सेलरेशन तब आएगा जब आपकी एंगुलर वेलोसिटी बदलती है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपको बताएगा कि कितना फास्ट पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है। मतलब अगर चेंज हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी तो कितने जल्दी चेंज हो रहा है, ये आपको एंगुलर एक्सेलरेशन बताएगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें। अच्छा, इसमें भी इंस्टेंटेनियस में डेरिवेटिव लग जाएगा। अगर आप इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन निकालोगे तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा विल बी डी ओमेगा बाय डी टी। और तीनों के तीनों वेक्टर क्वांटिटी फिलहाल मान के चलो। थीटा जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा। अगर थीटा छोटा नहीं होगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। तो हम मान के चलेंगे थीटा छोटा है और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा,
ये तीनों के तीनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अगर ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो इनके डायरेक्शंस भी होंगे। इनका डायरेक्शंस कैसे दिया जाएगा बताओ। ना इनका डायरेक्शन दिया जाता है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। आपको अपना राइट हैंड का यूज करके इन तीनों का डायरेक्शन निकालना होता है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ यहाँ पे कि आपका डायरेक्शन कैसे दिया जाएगा। मान लो आपका जो ये पार्टिकल है, मान लो किसी इस सर्कल में घूम रहा है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है और इस तरीके से घूम रहा है, सॉरी ये इस सर्कल में घूम रहा है, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है, इस प्लेन में मान लो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, डायरेक्शन दिख रहा है। थीटा ओमेगा अल्फा तीनों का डायरेक्शन जो होगा वो इस जिस प्लेन में ये घूम रहा है सर्कल, उसके परपेंडिकुलर ही होगा, सर्कल के परपेंडिकुलर होता है। अब सर्कल के परपेंडिकुलर या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, तो ये आपको पता चलेगा राइट हैंड थंब रूल से। आप अपनी उंगलियों को जिस डायरेक्शन में सर्कल घूम रहा है उस डायरेक्शन में घुमा दो। अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो उंगलियां भी ऐसे ऐसे घुमा दो। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा, फिलहाल तो ऊपर जा रहा है, तो फिर थंब का डायरेक्शन जहां जाएगा वहीं आपका थीटा और ओमेगा का डायरेक्शन होगा। थीटा और ओमेगा हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इस बार थीटा और ओमेगा का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ऊपर जा रहा है। अगर सर्कल ऐसा घूम रहा होता पार्टिकल, तो हम उंगलियां भी ऐसे ही करते हैं और बाद में राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आपका थीटा ओमेगा नीचे जाता। अल्फा का डायरेक्शन डिपेंड करता है इस बात पे कि आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर आपका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो अल्फा का डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा, अल्फा भी उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, और यहां पे आप लिखेंगे व्हेन ओमेगा इंक्रीजेस। लेकिन अगर सपोज करो आपका ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो अल्फा का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, और हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन ओमेगा डिक्रीजेस। तो देखो बाकी दो तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आएगा डायरेक्शन थीटा और ओमेगा का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी का। अल्फा का डायरेक्शन सेम होगा अगर ओमेगा इंक्रीज होता है, अगर ओमेगा डिक्रीज होता है तो उल्टा हो जाएगा। तो ये तीनों भाई तीनों का डायरेक्शन हम लोग को राइट हैंड थंब रूल से मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर मोशन में एक रिलेशन याद रखना कि अगर मान लो आपका बॉडी सर्कल में घूम रहा है, इस सर्कल का रेडियस r है, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जैसे हमने बताया, और पार्टिकल का अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो हमेशा पार्टिकल का वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है। जैसे इस पार्ट पे अगर मैं वेलोसिटी पूछूं, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी, इसको लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, तो हमेशा लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो सर्कल के, अगर इस पॉइंट पे पार्टिकल है तो वो यहां जाने की कोशिश कर रहा है और घूम जाता है वो, अब वो यहां पे पहुंच गया तो ये यहां जाने की कोशिश करता है, हमेशा वो टेंजेंशियली जाने की कोशिश करता है, पर किसी फोर्स के वजह से वो घूम जाता है, उस फोर्स की बात हम बाद में करेंगे। तो ये आपका लीनियर वेलोसिटी v होता है, समझे। तो लीनियर वेलोसिटी v, या फिर इसको स्पीड कह लो आप, या तो आप ये लीनियर वेलोसिटी कह लो, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग स्पीड कहते हैं। तो जो स्पीड है या लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो टेंजेंशियल होता है। तो वी आर और ओमेगा में सर्कुलर मोशन में एक रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में ये v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है, पर शायद इसकी जरूरत ना पड़े, मुझे लगता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा से काम चल जाएगा, अगर कुछ रहेगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा याद रखो, वेक्टर फॉर्म भी याद रख लो, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है, समझ गए। तो ये तो भाई आपका रिलेशन आ गया, एंड दिस इज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन जिसमें आपको थीटा ओमेगा और अल्फा से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं इसके लिए। देखो अगर मान लो लीनियर मोशन में, जब हम लीनियर मोशन की बात करें तो लीनियर मोशन में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन a इज कांस्टेंट, तो हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे 4 काइनेमेटिकल इक्वेशन, वैसे तो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है, चौथा भी उसी में से आ जाता है, पर ये 4 काइनेमेटिकल इक्वेशंस हमें याद रहे तो बेटर होगा। जिसमें पहला आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपने पढ़ा होगा ये। दूसरा आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक और याद रखो, दैट इज s इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ये आपके 4 काइनेमेटिकल इक्वेशन लीनियर मोशन के लिए।
उसी तरीके से सर्कुलर और रोटेशनल मोशन के लिए आपके पास ऐसे ही काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते हैं। तो सर्कुलर या रोटेशनल मोशन अगर हो रहा हो तो एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ पे आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट होना चाहिए? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अगर ये कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे भी हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता है सब में एंगुलर लग जाएगा, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो सर्कुलर मोशन के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखो क्या है, इसमें क्या है देखो, पहले तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, a एक्सेलरेशन होता है और t अल्फा और t टाइम होता है। तो देखो t टाइम तो सब में सेम होगा। अगर मैं डिस्प्लेस और s जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब सर्कुलर मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, टाइम के जगह पे तो टाइम ही रहने वाला है, फाइनल वेलोसिटी की जगह पे यहाँ पे हम लोग फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ले लेते हैं। वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। बस इन सब से रिप्लेस कर दो तो आपको ये सेट ऑफ इक्वेशंस सर्कुलर मोशन का मिल जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमने ओमेगा नॉट ले रखा है, देख सकते हो, प्लस एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ जाएगा। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये रिप्लेस करके मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ फटाफट, अगर आपको याद नहीं होता है तो ये तो याद होगा ही, इसकी जगह पे क्या यूज करना है बस आपको ये ध्यान में रहना चाहिए, आपका आ जाएगा। थर्ड केस क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, और फाइनल इक्वेशन आपका क्या आएगा, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन टू इंटू टी। तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो आपके सामने हैं ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स की बात करते हैं बच्चों हम लोग। अब डायनेमिक्स में क्या करेंगे हम लोग बात करेंगे फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो आता है आपने पढ़ रखा होगा, दैट इज, देखो सर्कुलर मोशन इस फोर्स के बिना नहीं हो पाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, देखो अगर किसी बॉडी को तुम्हें सर्कल में घुमाना है, सर्कल में अगर घुमाना है तो तुम क्या करोगे बताओ, कैसे घुमाओगे सर्कल में? तुम सिर्फ फोर्स लगा सकते हो, तुम्हें अलाउड है कि तुम फोर्स लगाओगे। तो किसी पार्टिकल पे अगर तुम फोर्स लगाते हो तो किस तरीके से फोर्स लगाए हम लोग कि वो सर्कल में घूमने लग जाए? देखो सर्कल में अगर बॉडी को घुमाना है, जैसे मान लो मुझे स्क्वायर में किसी बॉडी को घुमाना है, तो मुझे वो बॉडी जैसे चल रही है तो उसे एक बार धक्का मार के यहाँ डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा और फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। 4 पॉइंट पे बस उसका डायरेक्शन चेंज करना है। अगर किसी को हेक्सागोनल में घुमाना है तो मुझे 1 2 3 4 5 6 बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन चेंज करना है ना फोर्स लगा के, ऐसे ऐसे ऐसे। या फिर अगर मान लो उसको और भी आप घुमाते चले जाओ, अगर मैं सर्कल की बात करूं, अगर मुझे उसको सर्कल में घुमाना है तो याद रखना उसको हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज करना है, तब जाके वो सर्कल में घूमेगा। अब मुझे एक बात बताओ कि सर्कल में अगर घुमाना हो, हर पॉइंट पे अगर डायरेक्शन चेंज करना हो तो क्या करें? मान लेते हैं मुझे सिर्फ उसको सर्कल में घुमाना है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करनी है, मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, इसी में आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कवर हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को प्यार से नहीं, शॉर्ट में यूसीएम बोलते हैं, और यूसीएम वर्ड कई बार यूज होता है, कई बार वो यूसीएम लिख के छोड़ देंगे, आपको बताएंगे मैंने यूसीएम का क्या मतलब है, तो आपको इसका सिनोनिम इसका शॉर्ट फॉर्म याद होना चाहिए, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप ध्यान रखना कि ये वो सर्कुलर मोशन है जहां पे स्पीड चेंज नहीं होता, स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड क्या है? कांस्टेंट। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आपका जो घड़ी का कांटा है, कांटे का अगर एक टिप इमेजिन करो, टिप, तो घड़ी के कांटे का जो टिप है वो एक हर चक्कर सेम टाइम में लगाता है,
तो वो सेम स्पीड से जा रहा है हर बार, उसका स्पीड कांस्टेंट होता है, घूमने का स्पीड कांस्टेंट होता है, तो हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप देखो तो अगर आप ये अज्यूम करते हो कि आपका जो अर्थ है वो सन के अराउंड सर्कल में घूम रहा है, हालांकि नहीं घूमता है आप जानते हो, लेकिन अगर हमने अज्यूम किया कि वो अगर सर्कल में घूम रहा है तो ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि हर चक्कर वो सेम टाइम में लगा रहा है, कितना 365 डेज में, तो उसका स्पीड कांस्टेंट होता है, तो आप उसको यूसीएम मान सकते हो। नहीं मानना है तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बस ध्यान रहे कि अगर स्पीड चेंज नहीं होता है, एक ही स्पीड से पार्टिकल बार बार सर्कल में घूम रहा है, तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, स्पीड कांस्टेंट होता है। अच्छा, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल को घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे स्पीड चेंज नहीं करना है, मुझे क्या करना है, बस उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घुमाना है। देखो कोई बॉडी है, अगर आप सपोज करो किसी वेलोसिटी से जा रहा है, आप उसको पीछे धक्का मारते हो, सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर धक्का मारोगे, फोर्स लगाओगे, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वी इंक्रीजेस। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का मारोगे तो क्या होगा? मान लो बॉडी यहाँ पे जा रहा है और आपने उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का मारा, तब स्पीड इसका डिक्रीज हो जाएगा, वी डिक्रीजेस, राइट। लेकिन अगर सपोज करो किसी डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है और आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला फोर्स जो है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। इस केस में ओनली डायरेक्शन चेंजेस, ओनली डायरेक्शन चेंजेस, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। हमें भी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना है हर पॉइंट पे, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं करना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो आप करोगे क्या? मान लो कोई पार्टिकल है यहाँ पे, उसको तो पहले धक्का मार के एक वेलोसिटी दे दो, पहले वेलोसिटी में आना जरूरी है। जैसे ही वेलोसिटी में आया, इस पर फोर्स लगाओ, यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, किसमें? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। इससे क्या होगा? इस बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब वो यहाँ जा रहा था तो यहाँ जाने लगेगा, जैसे यहाँ जाने लगे अगले पॉइंट पे फिर ये फोर्स लगा दो, जैसे फोर्स लगाओगे फिर क्या होगा? फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अब वो यहाँ जाने लगेगा, फिर फोर्स लगाओ। आप क्या करो, उस पर बार बार फोर्स लगाते जाओ, वो डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, फोर्स लगाते जाओ, हर पॉइंट पे फोर्स लगाना है, ताकि बार बार उसका डायरेक्शन चेंज हो और वो सर्कल में घूमने लग जाए। इन शॉर्ट, सर्कल में घूमते रहने के लिए आपको हर पॉइंट पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बार बार एक फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, और इस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। यही तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, चेंजेस ओनली डायरेक्शन। तो मैं नोट्स आपको दे रहा हूं, उस नोट्स को भाई अच्छे से पढ़ लेना जरूरी है। यहाँ पे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें और डिटेलिंग की हुई है, एक बार आप पढ़ लोगे तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट आपका बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि आप एक बार अगर ड्रॉपर ईयर में हो तो मेरे हिसाब से आप एक बार 12th दे चुके हो, तो आपने सिर्फ अगर सीईटी का लिया है तो, और जो बच्चा उत्कर्ष बैच में बोर्ड सीईटी दोनों पढ़ रहा है तो ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ऑलरेडी बोर्ड्स पढ़ चुका है तो उसको चीज़ें क्लियर होंगी। सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है क्योंकि यही वेलोसिटी के डायरेक्शन को बार बार चेंज करके बॉडी को सर्कल में घुमाएगा, समझे? अच्छा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है हमेशा उस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन होता है। तो सर्कुलर मोशन में आप देखोगे तो सर्कुलर मोशन में ये क्लियर है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है बॉडी पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो उसके डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब इसी डायरेक्शन में ऑब्वियसली बात है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा, तो सेंटर की ओर हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन भी होता है, और उस एक्सेलरेशन को बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है। ये एक्सेलरेशन और ये फोर्स जो लगता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने में, मतलब इनका हाथ सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना है, समझे? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कई बार AR भी लिख देते हैं और उसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है, सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन।
आपको जो बोलना हो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले हैं, रेडियल एक्सेलरेशन के भी 3 फॉर्मूले होंगे। तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम इंटू ओमेगा इंटू वी। ये 3 फॉर्मूले आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेम 3 फॉर्मूले आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के भी हो जाएंगे। अब देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास को छोड़ के जो बच गया वो एक्सेलरेशन है आपका। तो वी स्क्वायर बाय आर, इस हिसाब से ओमेगा स्क्वायर आर और इस हिसाब से ओमेगा इंटू वी। अगर आपको वेक्टर के फॉर्म में देखना है, वेक्टर के फॉर्म में, तो वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा, पहले आप यूनिट वेक्टर डिफाइन करोगे। तो हम क्या करते हैं, सेंटर से बाहर जाते हुए एक यूनिट वेक्टर आर कैप डिफाइन करते हैं, यूनिट वेक्टर आर कैप। अब अगर पहले फॉर्मूले का यूज करना है तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा एम वी स्क्वायर बाय आर, वही सेम चीज पूरा लिख दो और लास्ट में आर कैप लगा दो। अब यहाँ पे देखो आर कैप बाहर की ओर है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर है, तो यहाँ पे आपको माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। माइनस साइन इसीलिए क्योंकि ये देखो माइनस साइन यूज करना पड़ेगा क्योंकि आर कैप और फोर्स दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। वही सेम काम इसमें भी करना है और फिर इसमें भी करना है, वैल्यू डालना है और आर कैप लगा देना है। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी फोर्स के डायरेक्शन में ही है ना, तो माइनस वी स्क्वायर बाय आर, पहले तो वैल्यू लिख लो, माइनस वी स्क्वायर बाय आर और फिर यहाँ पे आर कैप लगा लो। ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे वैल्यूज, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यूसीएम जो है, यूसीएम जो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। यूसीएम एक पीरियोडिक मोशन होता है, यूसीएम इज अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या, जो मोशन खुद को बार बार रिपीट करता हो और सेम टाइम में रिपीट करता हो। जैसे मैंने सन का अर्थ का एग्जांपल लिया था, अर्थ सन के अराउंड सेम मोशन बार बार रिपीट कर रहा है और हर रिपीटिशन का टाइम भी सेम है 365 डेज, तो ये एक पीरियोडिक मोशन हो जाएगा, समझे। वैसे ही अगर सपोज करो घड़ी के कांटे की बात करूं मैं, तो वो सेम मोशन बार बार रिपीट करता है और सेम टाइम में भी रिपीट करता है, तो ये भी आपका एक पीरियोडिक मोशन होगा। कोई भी मोशन जो बार बार खुद को रिपीट करे, सेम टाइम में रिपीट करे, उसे हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। एक रिपीटिशन का जो टाइम होता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो बार बार सर्कल में घूम रहा है, रिपीट कर रहा है, और हर रिपीटिशन का टाइम भी सेम होगा उसका, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक पीरियोडिक मोशन होता है। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। मैं डेरिवेशंस पे नहीं जा रहा हूँ, ये आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। टाइम पीरियड को हम सेकेंड में मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में, ये पता होना चाहिए। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बी हो जाएगा। ये 2 फॉर्मूला आप याद रखो फ्रीक्वेंसी के लिए। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। दूसरी बात ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है हर्ट्स। हर्ट्स। कई बार वो क्या करते हैं कि दूसरा यूनिट यूज कर लेते हैं। दूसरा यूनिट मतलब अदर यूनिट। अदर यूनिट की अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो वो आरपीएम वर्ड यूज करते हैं। आरपीएम, आरपीएम होता है रोटेशंस पर मिनट या फिर रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो अगर आरपीएम में दिया हुआ है तो देखो, अगर सपोज करो 60 आरपीएम है, तो आरपीएम को अगर आरपीएस में कन्वर्ट करते हो तो आपको 60 से डिवाइड करना होता है, 1/60 हर्ट्स। मतलब आरपीएम को हर्ट्स में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। सी, आरपीएम का मतलब होता है कि आपने 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशंस किया, और हर्ट्स का मतलब होता है आप 1 सेकंड में कितना कर रहे हो। तो 1 सेकंड में तो 60 गुना कम ही करोगे ना 1 मिनट के कंपैरिजन में। 1 सेकंड, जैसे 1 मिनट में आप 60 रेवोल्यूशंस कर रहे हो, 1 मिनट में 60 रेवोल्यूशंस कर रहे हो, इसका मतलब 1 सेकंड में आप 1 ही कर रहे हो, 60 गुना कम हो गया। तो अगर कंफ्यूजन है तो इतना ध्यान रखो, आरपीएम से हर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। और हर्ट्स, सीपीएस
आरपीएस, ये तीनों सेम चीज है, समझे। आरपीएस मतलब रोटेशंस पर सेकेंड, वही हर्ट्स होता है। सीपीएस मतलब साइकिल्स पर सेकेंड, वर्ड नाम बदल दिया, वो भी हर्ट्स होता है, और हर्ट्स बस है ही हर्ट्स। तो ये आपका हो गया यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि पीरियोडिक मोशन होगा। दूसरा, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो वो भी मैं एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका जो मोशन है उसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा। सर्कुलर मोशन में स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। तो अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे देखो इस प्रोसेस में होता क्या है। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो भी अगर सर्कल में घूम रहा है ये, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा ही, ये तो गारंटीड है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगना ही लगना है। उसके अलावा इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। क्योंकि देखो इस बार स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ये स्पीड भी चेंज हो रहा है, और स्पीड तभी चेंज होगा जब स्पीड के डायरेक्शन में भी कुछ लगे, या तो इसके डायरेक्शन में लगेगा या तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स, तो वो इसके वेलोसिटी को कम कर देगा, सेम में लग रहा है तो बढ़ा देगा। तो ये इस केस में आपका दो फोर्स लगता है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा टेंजेंशियल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करवाता है, जिसका मैं फॉर्मूला लिख चुका हूं, और रेडियल फोर्स जो है, सॉरी टेंजेंशियल फोर्स जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करवाता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला है जो मैं आपको बता दे रहा हूं, एक तो आर अल्फा होता है और दूसरा dv बाई dt। ये जो नॉर्मल हमारे पास फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये दो फॉर्मूला आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं 3 फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, ठीक है। अगर आपको टोटल एक्सेलरेशन चाहिए तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। ये देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, हम वहां पे देख चुके हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म में दोनों होगा। और अगर आपको टोटल निकालना है तो आप पैरेललोग्राम लॉ से टोटल एक्सेलरेशन ए निकाल सकते हो, और ये ए का वैल्यू होगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये आप पाइथागोरस से देख सकते हो, अगर ये AT है तो ये भी AT हो जाएगा, तो AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर विल बी A स्क्वायर। तो ये टोटल एक्सेलरेशन का आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ गए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे एक और चीज, सर्कुलर मोशन में एक और फोर्स की बात की जाती है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों एक स्यूडो फोर्स होता है, और स्यूडो फोर्स हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो एक्चुअली नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है जहाँ पे न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं है, न्यूटन का लॉ काम नहीं करता है, नॉट वैलिड। यहाँ पे लिख सकते हो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज कर आप ट्रेन के अंदर हो और ट्रेन अगर मान लो आगे की ओर एक्सेलरेट कर रही है, मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ा, तो आपको पीछे की ओर धक्का लगता है। अब आप पर तो किसी ने फोर्स लगाया नहीं यहाँ पे, तो जब हम ट्रेन के अंदर होते हैं तो यहाँ पे बिना फोर्स लगाए हम ऐसे पीछे चले जाते हैं। तो ये न्यूटन का लॉ जो है वो थोड़ा गलत होते हुए नजर आता है, क्योंकि न्यूटन के लॉ के हिसाब से आप पे जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक आप डिस्प्लेस नहीं हो पाओगे, या फिर आप रेस्ट पे से मोशन में नहीं आ पाओगे, आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और बिना फोर्स के हमारी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो इस केस में हम मान लेते हैं कि सामने से एक फोर्स आ रहा है। ये मानने का काम हम हमेशा उस फ्रेम में करते हैं जिस फ्रेम में न्यूटन का लॉ मतलब दिखता है कि गलत हो रहा है, और उस फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। लेकिन अगर ट्रेन रुकी हुई है या एक ही वेलोसिटी से चल रही है बिना वेलोसिटी चेंज किए, तब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तब हम उसको बोल सकते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल नहीं, समझे। तो जैसे ही वेलोसिटी बदलती है वैसे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाता है, और तब हम पर स्यूडो फोर्स लगता है, वो स्यूडो फोर्स होता है। सर्कुलर मोशन में हमेशा वेलोसिटी चेंज होता ही है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है तो भी भाई वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी का। देखो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बार बार चेंज होता है तो भी मैं बोलूँगा कि वेलोसिटी चेंज होता है,
और अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो उसके अंदर का फ्रेम नॉन इनर्शियल हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे कोई कार है और वो कार सर्कल में घूम रही है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है या ना हो, अगर सिर्फ सर्कुलर मोशन ही है तो याद रखना ये फ्रेम नॉन इनर्शियल हो जाएगा। कोई भी फ्रेम जो सर्कल में घूम रहा है या रोटेट कर रहा है वो हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, क्योंकि बार बार उसकी वेलोसिटी बदलती है हर पॉइंट पे। वेलोसिटी बदलने का मतलब है कि या तो उसका स्पीड चेंज हो या तो डायरेक्शन चेंज हो। डायरेक्शन भी तो चेंज ही हो रहा है ना। अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो भी वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमेशा एक स्यूडो फोर्स लगता है। रोटेटिंग फ्रेम या सर्कुलर मोशन में घूमते हुआ फ्रेम अगर हो तो हम उस फ्रेम के अंदर जो स्यूडो फोर्स होता है उस स्यूडो फोर्स को हम लोग स्यूडो फोर्स ना बोलकर उसका नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसका डायरेक्शन क्या होता है, मान लो इस कार के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट पे अगर आप कार के अंदर बैठ कर देखते हो तो आप एक ऐसे फ्रेम में हो जो सर्कल में घूम रहा है। ऐसा कोई भी फ्रेम जो सर्कल में घूमता है वो नॉन इनर्शियल हो जाता है। इसका मतलब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स लगेगा। आपको इमेजिन करना होगा स्यूडो फोर्स लग रहा है। ये स्यूडो फोर्स हमेशा इस केस में सेंटर से बाहर लगता है ऐसे, क्योंकि कार का एक्सेलरेशन सेंटर की ओर है ना। फ्रेम का जहां एक्सेलरेशन होता है, फ्रेम का जहां एक्सेलरेशन होगा, स्यूडो फोर्स हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। कार अगर मान लो आपकी ट्रेन आगे एक्सेलरेट कर रही है तो स्यूडो फोर्स पीछे लगता है। तो हमें पता है कार का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है अंदर की ओर, तो इसके अंदर स्यूडो फोर्स बाहर की ओर लगेगा, उसी डायरेक्शन में, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स बाहर लगेगा। यही आपका स्यूडो फोर्स होता है, स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, देखो स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वही यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा। बॉडी का मास लेना है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू लेना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 वैल्यू हो, स्यूडो फोर्स के भी 3 वैल्यू हो जाएंगे, mv² अपॉन r, m ओमेगा स्क्वायर r, m इंटू ओमेगा इंटू वी। बस ध्यान रहे कि स्यूडो फोर्स हम बाहर के डायरेक्शन की ओर लगता है, तो डायरेक्शन उल्टा होगा। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे देखो व्हीकल ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, मतलब अगर मान लो रोड आपका सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक आएगा एक्चुअली, हाँ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो अगर आपका हॉरिजॉन्टल रोड है और उसमें सर्कल में अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्हीकल घूम रहा है इस तरीके से, मतलब आपका ये रोड और ऐसे सर्कल में आपका व्हीकल घूम रहा है, तो रोड पे एक्चुअली जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है वो आपका फ्रिक्शन करता है। फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। फ्रिक्शन एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो याद रखना आप रोड पे गाड़ी को घुमा नहीं पाओगे, सर्कल में टर्न नहीं ले पाओगे। तो फ्रिक्शन एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर सपोज करो आपको ऐसे, अगर मैं ओवरव्यू देखूंगा तो ऐसे दिखेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे ऐसी गाड़ी दिखेगी और ये गाड़ी ऐसे सर्कल में घूम रही है। जिस सर्कल में घूम रही है उस सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं है और सेंटर की ओर फ्रिक्शन लगता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, समझे। और इस केस में कैसा होता है ना कि अगर आप अपना स्पीड बढ़ाते जाओ बच्चों, स्पीड बढ़ाते जाओ तो फ्रिक्शन भी खुद का वैल्यू बढ़ाते जाता है और आपको टर्न लेने में मदद करता है। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा ही स्पीड बढ़ा दोगे तो फ्रिक्शन का एक लिमिट होता है, फ्रिक्शन अपने लिमिट तक पहुंच गया तो उससे ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ नहीं पाएगा, तब आप गाड़ी को घुमा नहीं पाओगे। इसलिए कहा जाता है कि रोड पे जो है वो आपका एक लिमिट होना चाहिए। जब आप टर्न लेते हो तो आपका एक लिमिट होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको स्पीड नहीं बढ़ाना चाहिए। तो वो जो लिमिट होता है मैक्सिमम स्पीड, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था बोर्ड्स में, √μs × rg। ये आपका मैक्सिमम सेफ स्पीड है जो आप टर्निंग पे या फिर सर्कल में घूमते हुए रोड पे ले सकते हो। इससे ज़्यादा स्पीड आपको नहीं रखना है। उसके बाद वेल ऑफ डेथ है आपका। वेल ऑफ डेथ मतलब मौत का कुआं। इसमें एक्चुअली एक जो बंदा होता है या कोई भी पर्सन होता है वो बाइक पे या फिर कार में, वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में एक सिलेंड्रिकल वॉल होता है और उसमें हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे घूमते रहता है। तो उस पर 3 फोर्सेस काम करते हैं। एक तो वेट mg, इसको बैलेंस करता है ऊपर की ओर फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन और वेट mg बैलेंस हो जाता है। और ये क्योंकि घूमते समय वॉल को दबा रहा है तो वॉल भी उसको नॉर्मल रिएक्शन बाहर की ओर मारती है। ये नॉर्मल रिएक्शन सर्कल के सेंटर पे लग रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन n जो है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन करता है।
अच्छा, इसमें देखो एक मिनिमम स्पीड चाहिए होता है, अगर स्पीड कम रखोगे तो शायद वो नीचे गिर जाएगा, फ्रिक्शन जो है बैलेंस नहीं कर पाएगा एमजी को। तो एक मिनिमम स्पीड चाहिए होता है जिसको इसको घूमना पड़ेगा। वो मिनिमम स्पीड होता है अंडर रूट आर जी बाई म्यू एस। यहाँ पे जो म्यू एस आपको दिख रहा है, म्यू एस इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, तो यहाँ पे म्यू एस फ्रिक्शन को एक हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको इतना या इससे ज्यादा स्पीड से घूमना पड़ेगा। अगर आपने इससे कम स्पीड से घूमा आप तो शायद नीचे गिर सकते हो, आप नीचे जा सकते हो। तो ये मिनिमम स्पीड है जिससे आपको डेथ वेल में घूमना होता है। तो ये भी डेरिवेशन आप बोर्ड्स में कर चुके हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको सिर्फ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से अगर सपोज करो आपका रोड हॉरिजॉन्टल है, तब तो चलो मैक्सिमम स्पीड आप इसी से घुमा सकते हो। लेकिन अगर मैं रोड को इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर उठा दूं के एंगल पे, और इस एंगल पे रोड को उठाने को बोला जाता है बैंकिंग। तो हमने क्या किया, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंक कर दिया रोड को, इसको बैंकिंग बोला जाता है। तो अगर आप बैंक कर दोगे तो अगर फ्रिक्शन ना भी हो तो भी गाड़ी घूम जाती है, सर्कल में ये गाड़ी घूम सकती है। इस पे दो फोर्सेस लगते हैं, एक तो नॉर्मल एन और नीचे वेट एम जी। ठीक है, यहां पे अगर आप नॉर्मल को दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो एक कंपोनेंट ऊपर की ओर जाएगा, ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्रिकली ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। आप देख सकते हो अल्टरनेट एंगल ये सब करके, तो मैं उतने डिटेल में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। वैसे एन का एक कंपोनेंट एन कॉस थीटा ऊपर की ओर लगेगा और एक कंपोनेंट एन साइन थीटा यहां लगेगा। तो एक्चुअली आपकी गाड़ी इस सर्कल में ऐसे घूम रही है, तो एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करके इसको सर्कल में घुमाती है। यहाँ पे अगर फ्रिक्शन ना भी हो तो एन साइन थीटा ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन के गाड़ी को घुमाती है, हमें फ्रिक्शन की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो आपको लेकिन इस स्पीड से जाना होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अगर आप इस स्पीड से इस पे चलते हो तो ये सेफ स्पीड है, आपको यहाँ पे फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस स्पीड से जा सकते हो। और उसी से अगर आप यहाँ पे अगर रीअरेंज करके थीटा निकालोगे तो एंगल ऑफ बैंकिंग, इसको एंगल ऑफ बैंकिंग बोला जाता है, उसका वैल्यू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी आ जाएगा। ये केस है बिना फ्रिक्शन के। लेकिन अगर मान लो फ्रिक्शन है तो आप स्पीड आर जी टेन थीटा से बढ़ा भी सकते हो और रूट ऑफ आर जी टेन थीटा से कम भी रख सकते हो, पर बहुत ज्यादा कम नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने स्पीड बहुत ज्यादा कम कर दिया तो गाड़ी आपकी नीचे गिरने लगेगी, बहुत ज्यादा कर दिया तो ऊपर जाके खाई में गिर जाएगी। तो कम कितना कर सकते हैं, इतना कम कर सकते हैं। तो ये आपका लोअर स्पीड लिमिट कहा जाता है कि अगर आपने रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, जो कि आपका मोस्ट सेफ स्पीड था, देख रहे हो ये रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, अगर इससे आप स्पीड कम कर देते हो तो गाड़ी नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन फ्रिक्शन ऊपर लग के आपको रोक देता है, पर आप बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते। तो अगर आप धीरे धीरे कम कर रहे हो तो एक ऐसा स्पीड होगा जिसके नीचे आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर उससे नीचे गए आप तो फ्रिक्शन आपको संभाल नहीं पाएगा। तो वो जो मिनिमम स्पीड है जहां तक आप जा सकते हो, उसका ये फॉर्मूला जो डिराइव किया था, अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टेन थीटा। अगर आप स्पीड बढ़ाने लग जाओ तो गाड़ी ऊपर जाने लग जाती है, तो फ्रिक्शन आपको नीचे लग के संभालता है। ज्यादा स्पीड रखोगे तो फ्रिक्शन नीचे लगता है ताकि आपकी गाड़ी ऊपर न जा पाए। और इसमें भी आपको बहुत ज्यादा स्पीड नहीं करना है, बहुत ज्यादा स्पीड कर दोगे तो फिर फ्रिक्शन आपको संभाल नहीं पाएगा तो आप गिर जाओगे। तो ऐसे केस में मैक्सिमम आप इतना तक स्पीड रख सकते हो जिसको बोला जाता है अपर स्पीड लिमिट। तो अपर स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट, इन्हीं के बीच में आपको गाड़ी चलानी है अगर फ्रिक्शन है तो। इन दोनों केस में फ्रिक्शन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, समझ गए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका बैंकिंग ऑफ रोड का, समझ गए। चलिए कोनिकल पेंडुलम की बात करते हैं बच्चों। कोनिकल पेंडुलम जैसे कि अगर सपोज करो पेंडुलम, जो सिंपल पेंडुलम हमारा होता है, इसके अगर नीचे वाले बॉब को पकड़ के ऐसे सर्कल में घुमाया जाए, नॉर्मल पेंडुलम हमारा ऐसे ऑसिलेट करता है ना, पर अगर सपोज करो इसको पकड़ के, अगर मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ देखो, अगर मान लो आपका कोनिकल पेंडुलम कैसा होता है, वो ऐसे ऑसिलेट करता है, एक सेकेंड भैया एक सेकेंड, वो ऐसे ऑसिलेट करता है आगे पीछे ऐसे। लेकिन अगर इसी पेंडुलम को अगर पकड़ के मैं सर्कल में घुमा दूं, ऐसे सर्कल में घुमाओ इसको ऐसे, तब ये कोनिकल पेंडुलम बन जाता है, क्योंकि ये कोण, इसका जो लेंथ है ना, ये कोण ट्रेस करेगा, देख सकते हो ना, इसका जो लेंथ है ये कोण ट्रेस करेगा। और नीचे जो आपका बॉब है, इसको बॉब बोलते हैं, ये सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब सेम स्पीड से ये सर्कल में घूमता जाएगा। तो ये हो गया आपका कोनिकल पेंडुलम।
एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा आता है, एल कॉस थीटा बाय जी। और अगर इसका फ्रीक्वेंसी लोगे तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा हो जाएगा, तो जी अपॉन एल कॉस थीटा हो जाएगा। ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हो गया आपके कोनिकल पेंडुलम का। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर मुझे इसको वर्टिकल सर्कल में घुमाना है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको अगर वर्टिकल सर्कल में घुमाना है मुझे, तो मुझे इसको नीचे एक मिनिमम स्पीड देना होगा। अगर मैं थोड़ा सा ही स्पीड देता हूं तो ये ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, है ना। एक इतना मिनिमम स्पीड देना होगा कि ये सर्कल को कंप्लीट कर पाए। तो ये जो मिनिमम स्पीड आप नीचे देते हो, ये बी पॉइंट बी पर, उसका वैल्यू होता है अंडर रूट 5rg। इससे ज्यादा दोगे तो भी चलेगा, पर इतना तो मिनिमम आपको देना पड़ेगा, रूट ऑफ 5rg। ये मिनिमम स्पीड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ताकि ये सर्कल कंप्लीट कर पाए। तो ये पॉइंट सी तक जाते जाते स्पीड कम हो जाता है, तो यहाँ का जो मिनिमम स्पीड होता है वो होता है अंडर रूट 3rg। और यहीं यहाँ तक जाते जाते टॉप मोस्ट पोजिशन पे जो मिनिमम स्पीड होता है वो होता है अंडर रूट rg। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है। इससे ज्यादा स्पीड दोगे तो भी चलेगा, पर इतना मिनिमम स्पीड होना चाहिए इन सारे पॉइंट्स पे। अगर इतना आप नीचे दोगे तो इतना हो ही जाएगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऊपर जाते समय स्पीड बढ़ता है, नीचे आते समय स्पीड कम हो जाता है। ऊपर जाते समय हाइट बढ़ती है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो ऊपर जाते समय इंक्रीज होता है, और नीचे आते समय पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है क्योंकि हाइट कम हो रहा है। स्पीड बढ़ता है ऊपर जाते समय, इसका मतलब ऊपर जाते समय उल्टा कर दिया मैंने, नीचे आते समय पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, ऊपर जाते समय पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। नहीं, हाँ ठीक है, ऊपर जाते समय स्पीड कम होता है मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होता है, नीचे आते समय स्पीड बढ़ता है मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है। अगर मैं तीनों पॉइंट के टेंशन की बात करूं तो टेंशन कैसा होगा बताओ। देखो, पॉइंट बी पर टेंशन ऊपर की ओर लगेगा टीबी, पॉइंट सी पर टेंशन यहां लगेगा टीसी, और पॉइंट ए पर टेंशन नीचे की ओर लगेगा टीए। समझ गए। पॉइंट बी पर वेट नीचे काम करेगा mg, और वेट तो हमेशा नीचे ही काम करेगा, यहां पे भी mg नीचे काम करेगा। अगर यहां आप देखोगे तो टेंशन जो होगा, पॉइंट बी पर टेंशन सबसे ज्यादा होता है, TB इज ग्रेटर देन TC विच इज ग्रेटर देन T, और सबसे कम टेंशन आपको टॉप मोस्ट पोजीशन पे मिलेगा। इनके डिफरेंसेस भी फिक्स है, जैसे टॉप और बॉटम का जो डिफरेंस होता है TB माइनस TA, उसका वैल्यू होता है 6 mg। इन दोनों के टेंशन का डिफरेंस TB माइनस TC वो 3 mg होता है। एंड ऑब्वियसली बात है कि अगर इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, इन दोनों में 6 का डिफरेंस है, तो इन दोनों में भी 3 का ही डिफरेंस होगा, तो TC माइनस TA विल ऑल्सो भी 3 mg। समझे, वो तो क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर इक्वेशन की बात है तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा बताओ। अगर मान लो ये VB वेलोसिटी से यहाँ भाग रहा है, यहाँ VC वेलोसिटी से भाग रहा है, और यहाँ BA वेलोसिटी से भाग रहा है, तो मैं एक का इक्वेशन बता ही देता हूँ। चलो, इस पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है। अब क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जो सेंटर की ओर लगे। अब सेंटर की ओर लगे की ओर TB लग रहा है, पर उसमें से TB mg माइनस हो जा रहा है, तो TB माइनस mg, ये जो बचा हुआ फोर्स है, TB में से जो mg माइनस हो जा रहा है, तो ये बचा हुआ फोर्स TB माइनस mg ये सेंटर की ओर लग रहा है, तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mvv²/r पॉइंट बी पर। mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। अच्छा, अगर मैं C की बात करूं तो क्या होगा बताओ। C में तो भाई यही टेंशन TC सिर्फ लग रहा है सेंटर की ओर, तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर लेगा mvc²/r। और पॉइंट ए की बात करो तो क्या होगा। पॉइंट ए पर देखो दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं, TA प्लस mg, तो TA प्लस mg क्या होगा, mva²/r। तो ये तीनों पॉइंट पे इक्वेशन आ गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कुछ चीज़ें और अगर आप देखोगे तो एक और आता है कॉन्सेप्ट, पर मुझे लगता नहीं कि उसमें से कुछ आएगा, पर फिर भी अगर रहेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल अभी उसकी जरूरत नहीं है, पर आई डोंट थिंक कि वो मास टाइड टू जो रॉड है, तो उसमें मैंने लिख के दे दिया आपको, बस वो वैल्यूज याद करना टॉप बॉटम का। मुझे लगता नहीं कि उस पर कोई क्वेश्चन होगा, तो हमको टाइम थोड़ा सा बचाना चाहिए। और आगे आपका स्फीयर ऑफ डेथ करके एक टॉपिक है, स्फीयर ऑफ डेथ, स्फीयर ऑफ डेथ। ठीक है,
देखो स्फीयर ऑफ डेथ में क्या होता है कि एक बड़ा सा गोला होता है और इसमें कोई पर्सन किसी गाड़ी में बैठकर, बाइक हो या फिर कार हो, जो भी हो, उसमें बैठकर वो वर्टिकल में आपकी गाड़ी चलाते रहता है ऐसे, इस तरीके से। तो इसमें ये एक्चुअली में इसका केस और जो अभी हम लोगों ने देखा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्ट्रिंग वाला, उसका केस सब कुछ सेम होता है। बस यहाँ पे देखो क्या होता है कि यहाँ पे वेट mg एक्ट करेगा, तो ऊपर टेंशन एक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे तो रस्सी नहीं है ना, पर क्योंकि अपने वेट की वजह से इस गोले को दबा रहा है वो, तो ये जो गोला है नीचे वाला वो उसको नॉर्मल रिएक्शन देगा। पॉइंट बी है तो ये एन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंशन के बजाय नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है एन सी, और यहाँ पे आ जाएगा एन ए। यहाँ पे वेट mg, यहाँ पे वेट mg नीचे लगेगा, वैसे ही लग रहा है। देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सिचुएशन सेम है, बस यहाँ पे टेंशन जहां जहां है यहाँ पे आपका नॉर्मल रिएक्शन है एन बी एन सी एन ए, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ का मिनिमम स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो √5 rg आ जाएगा, जो कि वहाँ भी था। यहाँ पे √3 rg आ जाएगा, और यहाँ पे √rg आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इवन इक्वेशंस भी ऐसे ही आएंगे सारे के सारे जैसे यहाँ पे हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जहां जहां आपको टी दिख रहा है वहां वहां नॉर्मल रिएक्शन एन डाल देना है इसके अंदर, बाकी सब कुछ सेम है स्फीयर ऑफ डेथ का, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में आपका कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज दिखा गया है, कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। तो कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज में इस तरह का अगर मान लो आपका कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सर्कुलर सरफेस का ब्रिज है, तो इसके अंदर आपका एक मिनिमम स्पीड, सॉरी मैक्सिमम स्पीड होता है, मैक्सिमम सेफ स्पीड होता है कि आपको इस स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। अगर उस स्पीड से ज़्यादा चलाओगे तो गाड़ी का कांटेक्ट छूट जाएगा इससे और गाड़ी हवा में आ जाएगा और वो डेंजरस हो सकता है। तो हमने डिराइव किया था कि इसका जो मैक्सिमम सेफ स्पीड होता है वो होता है √r(g). बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़े अगर मुझे न्यूमेरिकल अपना एमसीक्यू सॉल्व करते समय, तो वो तो मैं अलग से बता दूंगा। बाकी ये चीज़ें बस आप याद रखो इतना, ताकि फिर हम जल्दी से काम कर पाए। तो बच्चों यहाँ तक आपका था सर्कुलर मोशन। अब आगे हम यहाँ से देखेंगे रोटेशनल मोशन, इसी टॉपिक का नेक्स्ट हिस्सा जो होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सर्कुलर मोशन वाला पूरा पार्ट खत्म होता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहाँ पे रोटेशनल मोशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब से अगर मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट है और ये रोटेट हो रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है? सर्कुलर मोशन हम तब बोलते हैं जब कोई पार्टिकल, और याद रखना सर्कुलर मोशन की जब हम बात करते हैं तो हम एक पॉइंट पार्टिकल की बात करते हैं, एक पॉइंट पार्टिकल, समझे? अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा भी हो ना, बड़ा ऑब्जेक्ट भी हो ना, तो भी हम क्या करते हैं, उसको पॉइंट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और वो पॉइंट होता है उसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के बारे में आपने पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास। तो हम बड़े ऑब्जेक्ट का भी सिर्फ सेंटर ऑफ मास ही देखते हैं, पॉइंट ही देखते हैं कि वो पॉइंट कहाँ जा रहा है। इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि देखो आपका सर्कल जो है वो पॉइंट से बना हुआ होता है। तो जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट करता है ऐसा हम मान के चलते हैं, या फिर एक सिंगल पार्टिकल करता है ऐसा हम मान के चलेंगे। तो सिंगल पार्टिकल जब सर्कल में घूमता है, जब वो एक्चुअल में सर्कल में घूमता है वो पार्टिकल पूरे सर्कल के हर पॉइंट पे जब वो ट्रैवल करता है, तब हम बोलते हैं कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब हम बात रोटेशनल मोशन की करते हैं, जब हम बात रोटेशन मोशन की करते हैं, तो रोटेशन मोशन में एक पार्टिकल कभी रोटेट नहीं करता। हमेशा ध्यान रखना है कि एक पार्टिकल रोटेट नहीं कर सकता, बल्कि रोटेशनल मोशन हमेशा एक बॉडी का होता है। उस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मान लो ये बॉडी है, ये पार्टिकल नहीं है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है। एक बॉडी हमेशा बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना रहता है। तो ये बॉडी है तुम्हारा जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। अगर ये रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो इसके जितने भी पार्टिकल्स है वो पार्टिकल सारे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, सब सर्कल में घूमेंगे। तो किसी भी बॉडी का हर एक पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है तो हम बोलते हैं कि वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने का मतलब ये है, एक्चुअल में कोई सर्कल में घूमे एक जगह से दूसरी जगह जाके, तो वो सर्कुलर मोशन। पर अपने ही जगह पे अगर उसके हर एक पार्टिकल्स बस घूम रहा है, वो अपने जगह पे है, जैसे आपका फैन अपने जगह पे रहता है, उसके पार्टिकल्स बस सर्कल में घूमते हैं, तो हम बोलेंगे कि वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। फैन अगर
खुद ही सर्कल में भागने लगे एक जगह से दूसरी जगह, सर्कल में घूमने लगे, जैसे कार रोड पे जाती है सर्कल में, तब हम बोलेंगे कि सर्कुलर मोशन होता है वो। अगर अपने जगह पे रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, और पार्टिकल सारे सर्कल में घूम रहे हैं उसके अलग अलग साइज के, अलग अलग सर्कल मतलब रेडियस के सर्कल में, तो हम बोलेंगे कि बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसका जो एक एक पार्टिकल है वो एक एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। दूसरी बात, अगर हर एक पार्टिकल के सर्कल का आप सेंटर मिला दोगे तो ये सेंटर एक ही लाइन में आ जाता है, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया रोटेशनल मोशन का। हर पार्टिकल अलग अलग स्पीड से घूमती है, और वैसे बात है जैसे मान लो ये सबसे बाहर वाला पार्टिकल हो तो बड़े सर्कल में घूमेगा, ये छोटा वाला पार्टिकल, ये अंदर वाला पार्टिकल छोटे सर्कल में घूमेगा। ऐसे हर एक पार्टिकल अलग अलग सर्कल्स में घूमता है, लेकिन हर पार्टिकल अपना सर्कल सेम टाइम में कंप्लीट करता है, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। ऐसा नहीं होगा कि ये पार्टिकल क्या बोलते हैं आराम से आ रहा है, लेट आएगा, ये बाद में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तीनों पार्टिकल जब एक सर्कल में कंप्लीट करेंगे, देखो ये तीनों पार्टिकल लाइन से है ना, तो एक पूरा सर्कल सेम टाइम में करेंगे कंप्लीट। तो सेम टाइम में कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इसको तो बड़ा डिस्टेंस कवर करना है उतने ही टाइम में, उतने टाइम में इसको छोटा डिस्टेंस कवर करना है। तो जो सबसे बाहर वाला पार्टिकल होगा वो सबसे फास्ट होगा, सबसे अंदर वाला पार्टिकल वो सबसे स्लो होगा। जो बीच वाला पार्टिकल होता है जो कि एक्चुअली में एक्सिस पे होता है, वो रेस्ट पे होता है, वो पार्टिकल वहीं पे रहता है। और धीरे धीरे जैसे बाहर जाओगे तो पार्टिकल का स्पीड जो है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। सबका स्पीड अलग अलग होता है, लेकिन सबकी एंगुलर वेलोसिटी, सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, जो भी एंगुलर क्वांटिटीज है, ये सबके लिए सेम होता है, सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। ये तीनों चीज हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग होगा। स्पीड v जो होता है ना इज डिफरेंट, ये अलग अलग होगा फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। स्पीड सबका अलग अलग होगा, लेकिन जो भी एंगुलर क्वांटिटीज है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन, वो हर एक पार्टिकल का हमेशा सेम होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ये चीजें ध्यान में रखना। और पार्टिकल्स का आप देखोगे तो ये अगर सपोज करो घूम रहा है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका अगर आप टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, देखो बॉडी अगर अपने जगह पे है और वो रोटेट कर रहा है, तो बॉडी कहीं भाग तो रहा नहीं है, तो अगर वो अपनी जगह पे है और रोटेट कर रहा है तो उसके सारे पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं। अगर इसके सारे पार्टिकल्स का तुम काइनेटिक एनर्जी निकालो ½ mv² और ऐड कर दो, तो सारे पार्टिकल्स का टोटल काइनेटिक एनर्जी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। लेकिन बॉडी कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है, तो हम इस एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको ER से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये तब होता है जब बॉडी रोटेट करता है, सिर्फ रोटेट कर रहा है, कहीं भाग नहीं रहा है। एंड दैट कम्स आउट टू बी, जब आप इसका डेरिवेशन करोगे तो ½ I⍵² आता है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है, राइट। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, जहाँ पे I जो है वो I एक्चुअली में मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, चलो। जहाँ पे I जो है आपका वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस I को ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो जब बॉडी रोटेट करता है, मान लो बॉडी रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। जैसे मान लो ये पार्टिकल है, एक्सिस से इसका डिस्टेंस r1 है, इसका मास m1 है, और ये r1 रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। दूसरा पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, इसका डिस्टेंस एक्सिस से r2 है और ये r2 के सर्कल में घूम रहा है, इसका मास m2 है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, मान लो n पार्टिकल्स हैं। तो आपको करना क्या है, पार्टिकल का मास लेना है, उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेना है और स्क्वायर कर देना है। ऐसे हर एक पार्टिकल का निकालो और ऐड कर दो, m2r2² प्लस डॉट डॉट डॉट, टोटल n पार्टिकल्स है तो n टर्म्स आ जाएंगे mnRn²। ये जो पूरा टोटल वैल्यू आपको आया है, इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, समझे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो पार्टिकल्स का मास क्या है, और दूसरा वो पार्टिकल्स अपने एक्सिस से कितना दूर है, r1 r2 r3 पार्टिकल्स का डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पर डिपेंड करता है, क्लियर है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जैक्ट मतलब समझने के लिए हमें यहाँ पे रोटेशनल मोशन के अलावा बॉडी का एक और मोशन होता है, उसको समझना होगा, एंड दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन।
ट्रांसलेशनल मोशन। देखो रोटेशनल मोशन समझ में आ गया ना, बॉडी का हर पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है तो हम उसे बोलते हैं कि बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर मान लो यही बॉडी को मैं यहाँ पे रखूँ ऐसे और इसको मैं सीधे भगाऊँ यहाँ पे ऐसे, जैसे ये पेन है इसको मैं सीधे ऐसे भगाऊँ, तो आप देखोगे कि उसका हर एक पार्टिकल सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से जाएगा। हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है क्योंकि एक साथ चल रहा है ना। तो जब किसी बॉडी का हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम हो तब हम बोलते हैं कि भाई ये वो ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है। मतलब ट्रांसलेशन मोशन में बॉडी एक जगह से दूसरी जगह भागता है। तो मान लो ये हर एक इसका पार्टिकल का हर एक का वेलोसिटी सेम है, दैट इज v। इस केस में अगर आप इसका काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो हम उसको ई ट्रांसलेशनल बोलेंगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वो होगा आपका हाफ mv²। ये आप जानते हो, हाफ mv² इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में अगर ध्यान से देखोगे तो ये सिमिलर आपके पास पैटर्न आएगा। हाफ m के जगह पे रोटेशन में i आ रहा है और v की जगह पे रोटेशन में ओमेगा आ रहा है। तो एक्चुअली ट्रांसलेशन मोशन में जो मास का काम होता है वही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम होता है। अब ट्रांसलेशन मोशन में मास क्या करता है? देखो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास जितना ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर इनर्शिया उतना ही ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बस आप इतना समझ लो, और आपको पता भी है कि अगर बहुत ज़्यादा मास होता है बॉडी के अंदर तो उसको मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप एक ट्रक को और एक ट्रक है और एक साइकिल है, दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो ट्रक को मूव करना ज़्यादा डिफिकल्ट है, साइकिल को मूव करना आसान है, क्योंकि ट्रक में इनर्शिया ज़्यादा है और साइकिल में इनर्शिया कम है। इनर्शिया मतलब मास, एक हिसाब से समझ लो, मास ज़्यादा होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके वेलोसिटी को चेंज करना, या इवन उसको रोकना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वेलोसिटी में चेंज लाना बहुत मुश्किल है। वैसे ही रोटेशन में भी अगर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो उसके वेलोसिटी या उसको रोटेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको घुमाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तब आपको बहुत मेहनत लगेगा घुमाने में, समझे? तो ये होता है आपका आई का मतलब आई का वही काम है रोटेशन में जो एम का काम है, मास का काम है ट्रांसलेशन मोशन में। आई अगर मास ज़्यादा है इसका मतलब आप बोलोगे यार बड़ा मुश्किल है उसको भगाना। वैसे ही अगर मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो आप बोलोगे बड़ा मुश्किल है घुमाना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आई डिपेंड्स ऑन पहले तो मास, पार्टिकल्स का मास देख रहे हो यहाँ पे, पार्टिकल्स का मास ज़्यादा तो बॉडी का भी मास ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा आपका एक्सिस, एक हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूशन याद कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, और इसी में आपका एक्सिस भी आ जाएगा। थर्ड केस लिख लेता हूं मैं, एक्सिस कि एक्सिस कहां से जा रहा है, और चौथा शेप एंड साइज। इन चीजों पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। देखो मास बहुत ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बॉडी को घुमाना उतना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट को आप घुमाने की कोशिश करो और बहुत हल्के ऑब्जेक्ट को घुमाने की कोशिश करो। अगर ऑब्जेक्ट एक जैसा ही है तो, शेप भी एक जैसा ही है तो आप देखोगे, और एक्सिस भी आप सेम रख रहे हो तो आप देखोगे, जैसे मान लो एक लोहे का बॉटल है या सिलेंडर है और एक प्लास्टिक का सिलेंडर है, सेम साइज का, सेम शेप का और सेम एक्सिस पे आप घुमा रहे हो उसको, तो आपको ज़्यादा आसान किस में लगेगा घुमाने में? प्लास्टिक का, क्योंकि उसके पार्टिकल्स का मास बहुत कम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लास्टिक का कम होगा, घुमाना आसान होगा। लोहे का ज़्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, तो अगर मैं यहाँ पे एक सिलेंडर की बात करूँ, जस्ट अ सेकेंड, मुझे कोई बॉटल दिख रहा है तो अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अगर आप सपोज करो ये बॉटल है आपका और आप एक्सिस यहाँ से पास कर रहे हो, मतलब बॉडी को आप ऐसे घुमा रहे हो। अब अगर एक्सिस आप यहाँ से पास करोगे तो जाहिर सी बात है पार्टिकल्स बहुत नज़दीक होंगे। पार्टिकल्स नज़दीक होंगे मतलब R1 R2 R3 कम होगा। R1 R2 R3 कम कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो बॉडी को घुमाना आसान होगा। लेकिन यहीं अगर सपोज करो आप इस एक्सिस के अबाउट घुमाते हो, ये एक्सिस के अबाउट, तो पार्टिकल्स देखो दूर हो गए। R1 R2 R3 पार्टिकल्स का डिस्टेंस दूर हो गया एक्सिस से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो आपको पता है इस एक्सिस के अबाउट घुमाना थोड़ा सा मुश्किल है, समझे? तो आपका पार्टिकल्स एक्सिस से जितना दूर होगा
मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, बॉडी को घुमाना उतना ही डिफिकल्ट होगा। क्लियर है। तीसरा एक्सिस, वही बात, एक्सिस यहाँ से पास करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, यहाँ से पास करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। तो एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। शेप एंड साइज, अब इसका शेप अगर मैं बिगाड़ देता हूँ तो एक्सिस से पार्टिकल्स का डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, एक्सिस से पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। समझ गए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा चक्कर। चलिए उसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का हमने कैलकुलेट किया था। नॉर्मली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो यही होता है जो मैंने आपको दिया, लेकिन अगर सपोज करो बॉडी कंटिन्यूस रहा, तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं, अगर मान लो आपका बॉडी कंटिन्यूस बॉडी है। अब कंटिन्यूस बॉडी क्या होता है, कंटिन्यूस बॉडी मतलब पार्टिकल्स आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर सपोज करो ये मोबाइल है, तो आप ये नहीं बता पाओगे कि मोबाइल में कितने सारे पार्टिकल्स हैं। अगर मान लो किसी एक्सिस के अबाउट घुमाता हूँ मैं, तो ये कंटिन्यूस बॉडी है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं पर पूरा बॉडी कंटिन्यूस है, पार्टिकल्स अलग अलग नहीं है एक दूसरे से। तो ऐसे केस में जब बॉडी कंटिन्यूस हो आपका, तो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करता है, m1r1² प्लस m2r2²। ये तो m1 m2 m3 वाला मास वाला पार्टिकल अगर अलग अलग हो तब हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नहीं तो कंटिन्यूस बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू r²। ये याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू r²। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है कई सारे केसेस का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। और याद रखना कि जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करोगे तो एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पर डिपेंड करता है। आपका एक्सिस कहां से पास हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग होगा। पहले बताओ रिंग क्या होता है। रिंग मतलब जैसे आपकी चूड़ी होती है ना, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसका मास सिर्फ सर्कल पे प्रेजेंट हो, बीच में पूरा खाली हो, जैसे आपकी चूड़ी होती है, चूड़ी आपका रिंग हो गया, रिंग शेप का हो। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर वायर को मोड़ दूं मैं ऐसे सर्कल में तो भी रिंग हो गया। अगर इस रिंग को मैं ऐसे घुमा रहा हूं इस एक्सिस के अबाउट, इसको सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं, या फिर एक ऐसा एक्सिस जो रिंग के सेंटर से पास हो रहा है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, इसका जो प्लेन है रिंग का उसके परपेंडिकुलर है। मान लो रिंग का मास m है, रिंग का रेडियस r है और रिंग का मास m है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो mr² आता है, बस mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का। वैसे ही अगर सपोज करो मैं डिस्क की बात करूं सेम एक्सिस के अबाउट, तो डिस्क कैसा होता है बताओ आपको बच्चों। डिस्क जो होता है वो एक्चुअली भरा हुआ होता है। तो भरा हुआ मतलब यहाँ पे तो मास सिर्फ कॉर्नर्स पे है ना, या फिर सर्कल पे है। अब मैं यहाँ पे डिस्क बना के बताता हूँ। अगर वो डिस्क होगा तो पूरा भरा हुआ होगा। ये अगर मान लो मैं डिस्क की बात करूँ मैं, तो डिस्क पूरा भरा हुआ होगा। इससे इसको भर देते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। अगर मान लो ये भी अपने इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो पूरा मास इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मान लेते इसका भी रेडियस अगर r है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 1/2 mr²। इसमें 1/2 होता है, हाफ से मल्टीप्लाई हो जाता है। रिंग का mr² और डिस्क का mr²/2। ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होते हैं। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे डिस्क, यहाँ पे स्फीयर की बात करूँ, तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होना चाहिए, मैं वहाँ पे लिख के दे रहा हूँ जो याद होना चाहिए। और इसका लास्ट में एक लिस्ट दे के रखा हुआ है, वो लिस्ट आपको एक बार ध्यान में रख लेना है। अगर कुछ, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखूंगा, वो पूरा लिस्ट आपको नोट्स में मैंने लास्ट पन्ने पे दे के रखा हुआ है। तो वो जो लिस्ट में जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट दिया हुआ है, आपको वो ध्यान में रहना चाहिए। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो अलग अलग एक्सिस का आपको बता दे रहा हूँ। अब इसी रिंग में अगर सपोज करो आपका अबाउट डायमीटर हो जाए, एक काम करते हैं पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, स्फीयर का पता कर लेते हैं। मान लो आपका स्फीयर है, स्फीयर दो टाइप का होता है। एक तो आपका सॉलिड स्फीयर होता है। सॉलिड स्फीयर मतलब क्या होता है, पूरा भरा हुआ स्फीयर। तो अगर आपका स्फीयर भरा हुआ है, इससे मैं स्फीयर बना लूँ यहाँ पे, स्फीयर 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 स्फीयर, ये कर लेते हैं स्फीयर, ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। अगर मान लो ये स्फीयर है आपका और ये पूरा भरा हुआ है और ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, सॉरी
ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ऐसे। तो अगर ये सॉलिड स्फीयर है मतलब पूरा भरा हुआ स्फीयर होगा आपका, इस तरीके से पूरा भरा हुआ होगा। और इसका रेडियस अगर मैं मान के चलूं कि r है, r रेडियस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होता है 2/5 mr²। अगर मैं यहां पे बोलूं हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर मतलब अंदर से पूरा खाली और खोखला होगा, तो हॉलो स्फीयर के लिए इसी एक्सिस के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं, ये पूरा खाली है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मेरा निकलेगा इसी एक्सिस के अबाउट, एंड दैट विल बी 2/3 mr। देखो खाली है तो 2/3 mr², भरा हुआ है तो 2/5 mr², ये ध्यान में रखना। देन आपका सिलेंडर आता है, सिलेंडर में भी आपका क्या आएगा, पहले सॉलिड सिलेंडर आएगा। तो सॉलिड सिलेंडर की अगर मैं बात करूं मतलब भरे हुए सिलेंडर की, ये रहा ये रहा ये रहा सॉलिड सिलेंडर, इस एक्सिस के अबाउट, इसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, और ये आपका भरा हुआ है सॉलिड सिलेंडर है, इसका भी रेडियस r मान के चलते हैं। तो सॉलिड सिलेंडर और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि आप डिस्क को ही जमा करते जाओगे तो वो सिलेंडर बन जाता है। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² होता है, सेम आपके डिस्क की तरह। फिर अगर मैं हॉलो सिलेंडर की बात करूं, हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब हॉलो सिलेंडर रिंग से बना हुआ होगा, खाली है ना, तो अगर आप रिंग को रिंग के ऊपर रखते चले जाओगे तो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। तो इस केस में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो रिंग के बराबर होगा। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr² है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका mr² हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, रॉड का, थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर सपोज करो एक थिन रॉड है और उसका अगर एक्सिस सेंटर से जा रहा है, अगर ये एक्सिस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12, और l इसका पूरा लेंथ हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन इसी रॉड का अगर एक्सिस आप दूर कर देते हो, ये एक्सिस इसके एंड से पास हो रहा है, अगर एक्सिस एंड से पास हो रहा है, तब इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है ml²/3। ठीक है, ml²/3। देन इसका आता है पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड मतलब रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड होता है। तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा, इसमें होगा ये रहा, देखो इस तरीके से। अगर मान लो इस तरीके से आपका कोई पैरेललोपाइप्ड है ऐसे, कैसा बन रहा है यार, ये समझ रहे हो कि नहीं। एक काम करो यार, इसको मैं ऐसे ही बना देता हूँ, तो समझ में नहीं आया, गड़बड़ा जाएगा। मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लेट जैसा, मतलब आपका कैसे बताऊं मैं, ऐसे, रुको, ऐसे 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 ऐसे, और ये मान लो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो देखो अगर सपोज करो ये इसका ब्रेड्थ है और ये इसका लेंथ है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है 1/12 l² + b², l² + b²। ये ध्यान में रखना है। एक बार मैं कंफर्म कर लो, मुझे नहीं 1/12 ml², सॉरी m भूल गया था मैं, 1/12 ml² + b², ये पैरेललोपाइप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ओके। देन उसके अलावा दो तीन चीज़ और है यहाँ पे, देखो इनका अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हम थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जब पढ़ेंगे ना, तो वो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपको ध्यान में रखना है अलग अलग एक्सिस के अबाउट, तो वो ऑब्जेक्ट पूछेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनके अबाउट पूछ सकते हैं। इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो इंपॉर्टेंट थियरम होता है, एक होता है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और दूसरा होता है थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये दोनों डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो एक होगा आपका थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इस थियरम का कंडीशन क्या है, देखो कि आपके पास दो एक्सिस होना चाहिए, दो पैरेलल एक्सिस होना चाहिए। जैसे मान लो ये आपका बॉडी है एक, और इस बॉडी का एक कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा, मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रहा है। इस एक्सिस के अबाउट जब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो वो IC था। IC मतलब एक ऐसा एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC है।
फिर अगर इसके पैरेलल कोई भी एक एक्सिस है आपके पास, कोई भी, और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होगा उसका फॉर्मूला होगा आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, जहां पे एच जो है वो दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये आप यूज कर सकते हो। इसमें कंडीशन क्या है? दो एक्सिस होना चाहिए, दोनों पैरेलल होना चाहिए, उसमें से एक एक्सिस आपके सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। तो आपका जो पास नहीं हो रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। ये हो गया आपका थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब यहीं पे आपका थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी आता है। वो क्या होता है भाई? तो देख लेते हैं। थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस सिर्फ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। इसकी वैलिडिटी ये है कि ये सिर्फ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। 2D ऑब्जेक्ट्स, या फिर जिसको हम लोग प्लेनार या लैमिनार ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, प्लेनार या फिर लैमिनार ऑब्जेक्ट्स, मतलब जिसका 2 ही डायमेंशन हो, एक प्लेन में ऑब्जेक्ट आ जाए। जैसे अगर मान लो आप एक बहुत पतला सा पेपर लोगे तो पेपर का थिकनेस नहीं होता है, तो लेंथ और ब्रेड्थ बस 2 ही चीजें हो, फ्लैट हो वो, मतलब फ्लैट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होगा तो हम उसके लिए ही सिर्फ ये थियरम यूज कर सकते हैं। समझ गए? इसमें अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है आपका, फ्लैट है, उसका थिकनेस ना के बराबर है, तो इसमें हम 3 एक्सिस लेते हैं। 2 एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस जो इस फ्लैट सरफेस के अलॉन्ग ही होगा, इसी प्लेन में होगा, जिस प्लेन में आपका ऑब्जेक्ट है उसी प्लेन में होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने 2 एक्सिस ले लिया, ये एक्सिस हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, याद रखना। जैसे आपका ये है, जैसे आपका प्लेट होता है 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट हो जाता है, रिंग होता है, डिस्क होता है, ये सब 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। इसके लिए काम करेगा थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो एक एक्सिस हमने ऐसे ले लिया जो कि आपका एक्स एक्सिस है, और एक एक्सिस ऐसे ले लिया जो कि आपका वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मान लो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है आपका आई वाई, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है आपका आई एक्स, और एक एक्सिस आपको लेना है जेड एक्सिस वाला। याद रखना जेड एक्सिस उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए बॉडी के, तो बॉडी के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर जो एक्सिस लोगे वो आपका जेड एक्सिस हो जाएगा। और थियरम परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, मतलब जो बॉडी के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक्सिस के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट विल बी इक्वल टू जो दोनों आपने बॉडी के प्लेन में लिया है परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उन दोनों के एडिशन के इक्वल हो जाएगा। आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। एक बात प्लीज क्लियर ध्यान रखना कि हमेशा आपका आई जेड जो होगा वो बॉडी के परपेंडिकुलर ही लिया जाता है, तो ही आपका ये थियरम वैलिड होगा। समझ गए? अब इसका यूज कहाँ करोगे? सिंपल है, देख लेते हैं यूज कहाँ पे करना है। जैसे हमें ये पता है, रिंग और डिस्क का मैं बता देता हूँ, बाकी अगर क्वेश्चन में आया तो मैं यूज कर लूंगा, क्वेश्चन कहीं मिला तो हम वहां पे जरूर यूज करेंगे। मान लो मैं रिंग की बात कर रहा हूँ, किसी ने बोला कि भाई रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर बता दो। अबाउट डायमीटर का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका रिंग है, ये मान लो आपका रिंग है, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताना है, जो डायमीटर है ना इस एक्सिस के अबाउट बताना है। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता है, और ये रिंग है ना, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप देखोगे तो हमें इस एक्सिस के अबाउट पता है। कहाँ गया? इस एक्सिस के अबाउट पता है, रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट पता है जो सेंटर से पास हो रहा है, और वो होता है mr स्क्वायर। पर हमें इसके डायमीटर के अबाउट चाहिए, तो डायमीटर के अबाउट चाहिए तो क्या करोगे बताओ? अब इसको हम यहाँ पे थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये जो पैरेलल एक्सिस दिख रहा है तुम्हें, पैरेलल एक्सिस नहीं यार, इसमें मुझे लगता है परपेंडिकुलर एक्सिस यूज होगा। हाँ, परपेंडिकुलर एक्सिस यूज होगा। चलो अब देखो, तो मान लो ये तुम्हारा रिंग है और ये उसका डायमीटर अबाउट, मतलब डायमीटर से जो एक्सिस पास हो रहा है, तो एक एक्सिस तुम इस डायमीटर से पास कर दो और इसे लिख दो आप, एक काम करो आई वाई, ये आई वाई, और एक आपके इसके परपेंडिकुलर पास कर दो यहां से इसी प्लेन में, और इसको लिख दो आई एक्स। जो हमें पता है जो वह ऊपर से जा रहा है इसे आई जेड बोल दो, ठीक है, और ये हमें पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ गया कि नहीं?
जो सेंटर से पास हो रहा है, जो हमें पता है ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो mr² है, वो iz हो जाएगा, क्योंकि iz बॉडी के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में जो परपेंडिकुलर होता है उसी को हम iz मानते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको ix से अबाउट घुमाऊं या iy के अबाउट घुमाऊं, दोनों सेम चीज होगा। मतलब ये कैसा है कि आपका ये है आपका, तो हमने क्या किया है, ये लिया है iy और ये लिया है ix, दोनों अबाउट डायमीटर ही है ना। अब ये यहाँ पे इसको दिखा नहीं सकते इसलिए टेढ़ा लाइन मारा, लेकिन एक्चुअली में ये है ऐसा, ix और iy, और iz इसके परपेंडिकुलर घुस रहा है ऐसे। आई होप ये इमेजिन कर सकते हो। तो ix और iy दोनों अबाउट डायमीटर ही है, ix और iy दोनों अबाउट डायमीटर ही है। तो दोनों पे एक काम करो, id लिख दो, अबाउट डायमीटर, और यही id हमको ढूंढना है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे तुम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो। तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दो प्लेन में है बॉडी के, और iz उसके परपेंडिकुलर है। तो एक काम करो, आपका थ्योरम क्या था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कि iz इज इक्वल टू ix प्लस iy, और iz का वैल्यू क्या था, iz का वैल्यू हमें पता है mr², ix और iy दोनों का वैल्यू id और id है। तो इसका मतलब mr² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2id हो जाएगा। तो इसका मतलब अबाउट डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हो mr²/2। बस आ गया, ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर जो हमें बोला गया था। समझे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे यूज किया। यही सेम चीज आप डिस्क के लिए भी यूज कर सकते हो। तो डिस्क के लिए अगर आप यूज करोगे, अगर मैं डिस्क की बात करूं, यही सेम चीज अगर आप डिस्क के लिए यूज करोगे, डिस्क अबाउट डायमीटर, तो मैं लिख देता हूं, आप ट्राई करना घर पे, जो भी है आप जहां से भी देख रहे हो मुझे, सेम चीज है। ये आपका डिस्क है मान लो, डिस्क में काम करता हूँ, यहाँ से बना लेता हूँ, यहाँ से बहुत अच्छे से बनेगा मुझे लगता है। ये रहा आपका डिस्क, इसके अबाउट डायमीटर अगर आप ढूंढोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ। ये डिस्क है इसलिए भर देते हैं इसको, लेट्स से, हाँ देखो, तो हमें इसके अबाउट ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है iz, इसके अबाउट पता है, और ये होता है हाफ mr², ये हमने पहले देखा था। और हमें इसके डायमीटर के अबाउट चाहिए, इसको ix मान लो, इसको iy मान लो, और दोनों ix विल बी इक्वल टू iy इज इक्वल टू id मान लो। जब आप फाइनली सॉल्व करोगे तो इसका अबाउट डायमीटर जो होगा वो आपको mr²/4 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अगर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का देखना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी क्वेश्चन में कहीं रहेगा तो हम उसे यूज करेंगे ही। फिलहाल यहाँ पे तो हम सिनॉप्सिस ले रहे हैं, तो रिंग का ही देखते हैं। मान लो रिंग का ही देखो, मान लो तुम्हारा ये रिंग है, इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। किसी ने कहा कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखा दो जो उसके एंड से पास हो रहा है। इस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ये चाहिए हमें। अब सुनो, देखो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, इट इज mr², पर इस एक्सिस का नाम हम अलग अलग दे सकते हैं। इसके पहले हमने iz बोला था, पर हमें पता है ये सेंटर से पास हो रहा है, रिंग के सेंटर से पास हो रहा है ना, इसका मतलब ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ic बोल सकते हैं। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें पता है जो कि रेडियस के इक्वल है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैं h मानूं तो ये h r के बराबर है ना। दूसरा यूज कर लूं क्या मैं, ये h किसके बराबर है, r के बराबर है, राइट। तो अब यहाँ पे तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके i का वैल्यू ढूंढ सकते हो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से i विल बी इक्वल टू ic प्लस mh², अगर याद होगा तो, है ना। तो ic क्या है बताओ, mr² प्लस h का वैल्यू क्या है, r के इक्वल है, r²। तो इस तरह से आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, एंड दैट इज 2mr²। तो इस तरीके से आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन के, देखो अगर अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, देखो अगर मान लो आपका बॉडी है और इस बॉडी का मास m है,
और ये किसी इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो आप एक काम करो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। मान लो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आया 15। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर, क्योंकि एम आर स्क्वायर होता है ना, m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर। तो आपने क्या किया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब एक काम करो, एक्सिस वही रहने दो, इस पूरे बॉडी को मान के चलो कि आपने क्रश करके कोई एक पॉइंट पे ला दिया। अब वो पॉइंट पे पूरा का पूरा मास m रखा हुआ है। अब इस मास m को इस एक्सिस से, सेम एक्सिस से ऐसे डिस्टेंस पे एडजस्ट करो कि उस पर रखते ही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से वापस सेम आ जाए 15 जो पहले था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपको डिस्टेंस कम ज्यादा करना होगा, इससे एक्सिस से एक ऐसे डिस्टेंस पे रखना है ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फिर से सेम आए, दैट इज 15। तो मान लो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, 15 kg मीटर स्क्वायर। जैसे ही 15 kg मीटर स्क्वायर सेम आया तो वैसे ही ये जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लो। इस डिस्टेंस को ही हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, के इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन। अब मुझे बताओ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, के टर्म्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालोगे। अगर मेरे पास एक ही पार्टिकल है और वो किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर। एक ही पार्टिकल है तो m इंटू आर स्क्वायर, m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, k है तो k स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, m इंटू के स्क्वायर इस ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ से आप देखोगे तो के स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट आई बाई एम। तो यहाँ से आपको रेडियस ऑफ गायरेशन के का वैल्यू मिल जाएगा, सॉरी के इज इक्वल टू आई बाई एम होगा, आई बाई एम। तो इससे आपको के का वैल्यू अंडर रूट आई बाई एम आ जाएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ही है ना, तो उसका यूनिट ऐसा यूनिट मीटर होगा। मीटर सेंटीमीटर में आप उसको मेजर कर सकते हो, ऐसा यूनिट मीटर होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन अंडर रूट आई बाई एम होता है। समझ गए, ये आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक सिंगल पार्टिकल है बच्चों, सिंगल पार्टिकल, वैसे सिंगल पार्टिकल की बात तो होगी नहीं, फिर भी बता दे रहा हूं मैं। अगर एक सिंगल पार्टिकल है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो अबाउट अ पॉइंट होता है, अबाउट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट आप इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हो। तो मान लो जैसे कोई बॉडी है, उसके पास मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। इस केस में उसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। जो आप मास इंटू वेलोसिटी लिखते हो इसको हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। क्या सिंपली सिर्फ मोमेंटम बोलोगे तो भी चल जाएगा। तो मान लो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मोमेंटम भी इस डायरेक्शन में होगा, मास इंटू वेलोसिटी। आपको जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, उस पॉइंट को आप ओरिजिन मान लो, वहां से एक वेक्टर ड्रॉ कर दो जिसे बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। आर और पी के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, मान लेते हैं एंगल थीटा है। तो हम एंगुलर मोमेंटम, मान लो ये पॉइंट ओ है, तो अबाउट ओ एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होता है आर क्रॉस पी। ये वेक्टर के फॉर्म में हो गया और स्केलर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, आर पी। आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, ये हमने वेक्टर्स में पढ़ रखा है। आर पी साइन थीटा आ जाएगा। इसका डायरेक्शन भी क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से दिया जाएगा। पैसेज डायरेक्शन में उतना काम आएगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर सीटी में, तो अगर रहेगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, जहाँ पे थीटा क्या है, आर और पी के बीच का एंगल थीटा है। ये होता है सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आप सिंगल पार्टिकल का भी निकाल सकते हो और कोई बॉडी अगर रोटेट कर रहा है तो उसका भी निकाल सकते हो। सिंगल पार्टिकल का ये फॉर्मूला हो गया। ओके, अगर मान लो आपका बॉडी रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी, तो रोटेटिंग बॉडी का जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो अबाउट एक्सिस होता है। तब आप बोलते हो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मान लो ये बॉडी है आपका, ये किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा।
L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो एंगुलर मोमेंटम की जगह पे लीनियर मोमेंटम आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पे मास तो पहले से हमको पता था, और वेलोसिटी की जगह पे आपका एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है। फॉर्मूला सेम है, जो लीनियर मोमेंटम का वही एंगुलर मोमेंटम का, पर ये ट्रांसलेशन मोशन के लिए है और ये रोटेशनल मोशन के लिए, समझे। तो ये आपका केस आ गया। तो आप इस तरीके से एनालॉजी देख सकते हो लीनियर मोशन में ट्रांसलेशन मोशन को। अभी फिलहाल मैं लीनियर मोशन बोल रहा हूं, अगर कोई पार्टिकल होगा तो लीनियर मोशन में मोमेंटम, एंगुलर रोटेशन मोशन में एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला वही है, मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम का केस। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे टॉर्क की। किसकी बात करेंगे, टॉर्क की। कहां गया भाई, टॉर्क। नाउ से टॉर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर मैं यहाँ पे भी सिंगल पार्टिकल और रोटेटिंग बॉडी की बात होगी, तो फिर से अगर आप सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं तो टॉर्क अबाउट अ पॉइंट डिफाइन होता है, अबाउट अ पॉइंट डिफाइन होता है। तो मान लो कोई बॉडी है, टॉर्क तब आएगा जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो। तो मान लो कोई बॉडी है, इस पर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, ठीक है। अगर आपको किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है इस फोर्स द्वारा, तो फिर से आप उस पॉइंट को ओरिजिन मानो, यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ कर दो जो कि ओरिजिन क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। और आर और एफ के बीच में अगर मान लो एंगल थीटा है, तो आपका टॉर्क डिफाइन होता है आर क्रॉस एफ। इसका मैग्नीट्यूड होगा अगेन आर एफ साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं रोटेटिंग बॉडी की बात करूं, रोटेटिंग बॉडी, तो मान लो अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और आपने फोर्स लगाया इसके ऊपर, जिसकी वजह से हुआ क्या, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ गया, इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ गया। तो आपका टॉर्क यहां पे डिफाइन होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू, वेक्टर रहने दो, वेक्टर है आपको पता है, तो बस सीधा ऐसे लिखो, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब देखो, जब आपको बॉडी को भगाना होता है तब आप उस पर फोर्स लगाते हैं, और फोर्स का इक्वेशन क्या आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन जब आपको बॉडी को घुमाना होता है तब आप उस पर टॉर्क लगाते हो। मतलब टॉर्क का वही काम है रोटेशन मोशन में जो ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स का काम है। फोर्स लगाने से बॉडी भागता है और टॉर्क लगाने से बॉडी घूमता है। तो अगर आपको किसी बॉडी को घुमाना है तो उस पर फोर्स नहीं बल्कि आपको टॉर्क लगाना होगा। फॉर्मूला भी देखो ना, एफ की जगह पे टॉर्क आ रहा है, एम की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन, सेम चीज है। ये रोटेशन का है और ये आपके ट्रांसलेशन मोशन का है या फिर लीनियर मोशन का। तो ये भाई आपका हो गया टॉर्क। दूसरी बात, न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था। न्यूटन का फॉर्मूला क्या था, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था, अगर आप F इज इक्वल टू dp बाई dt, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब जब आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है, और किस हिसाब से चेंज होता है, तो dp बाई dt, चेंज इन मोमेंटम। ऊपर क्या है, चेंज इन मोमेंटम, dp मतलब चेंज इन मोमेंटम, और नीचे क्या है आपका टाइम है, नीचे क्या आपका टाइम है, ये समझे। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम dp बाई dt फोर्स के बराबर होता है। जाहिर सी बात है, अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे, अगर आपका फोर्स जीरो हो गया तो आपका मोमेंटम कांस्टेंट होता है, बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होता है। बिना फोर्स के बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ये सेम केस आपका रोटेशन में भी आता है। इन रोटेशन भी वही सेम चीज है। पहले तो यही फॉर्मूला आ जाएगा आपका, F की जगह पे रोटेशन में क्या आता है, टॉर्क आता है, टॉर्क। मोमेंटम की जगह पे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आता है L, एंगुलर मोमेंटम L L L L L। अच्छा, इसका पहले किया था हम लोगों ने, ठीक है, dl बाई dt। तो ये क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम। यहाँ पे भी देखो, अगर टॉर्क नहीं लगाओगे तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट होगा, समझे। अगर टॉर्क नहीं लगाओगे तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा,
और इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसी को हम बोलते हैं कि बॉडी का एंगुलर मोमेंटम तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप उस पर टॉर्क नहीं लगाओगे। टॉर्क नहीं लगाओगे, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। इसका दो एग्जांपल दिया जाता है। देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये कांस्टेंट होगा जब तक आप बाहर से टॉर्क नहीं लगाते हो। आई मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है हम देख ही चुके हैं। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कितने स्पीड से बॉडी घूम रहा है। अब देखो ये जो है ना बैलेट डांसर्स यूज करते हैं या फिर जो डाइवर्स होता है, ऐसे दो एग्जांपल दे रखे हैं, मैं वो दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट। बैलेट डांसर में क्या होता है कि जो पर्सन जो डांस कर रहा होता है वो अपने बॉडी को है ना ऐसे पूरा फैला देता है एकदम। जब वो बॉडी को फैला देता है तो उसके पार्टिकल्स जो है वो पार्टिकल्स देखो जब वो घूम रहा है मान लो इस तरीके से, अगर वो मान लो ऐसे घूम रहा है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ऐसे बीच में से जा रहा है। तो जब वो बॉडी को फैला देता है तो पार्टिकल्स जो होते हैं बॉडी के वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चले जाते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जैसे ही पार्टिकल्स दूर गए तो आपको पता है पार्टिकल्स अगर एक्सिस से दूर गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है आपका वो बढ़ जाता है। इससे आपका एंगुलर मोमेंटम जो है एल वो बढ़ने लग जाता है। पर एंगुलर मोमेंटम बढ़ना तो नहीं चाहिए क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से बाहर से किसी ने टॉर्क नहीं लगाया, तो एल आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब आई बढ़ा, एल कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा कम हो जाता है। ओमेगा कम हो जाता है मतलब उसका स्पीड कम हो जाता है, तो उसका रोटेशन का जब वो हाथ पैर फैला रहेगा आई बढ़ा तो स्पीड कम हो जाएगा रोटेशन का। अब वो जैसे ही अपने हाथ पैर को अंदर लेता है या लेती है, जो भी है अंदर लेती है, तो आई कम हो जाएगा। अब आई कम हो जाएगा तो एल कम होने लगेगा, लेकिन कांस्टेंट रखने के लिए आई कम हुआ तो ओमेगा बढ़ जाता है। तो जैसे वो हाथ पैर अपने अंदर लेती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, ताकि ये क्वांटिटी कांस्टेंट रहे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, समझ गए। एक और एग्जांपल अगर तुम देखोगे तो ये होता है आपका डाइवर्स के लिए, जो स्विमिंग पूल में डाइव करते हैं लोग। उसमें भी स्टार्टिंग में क्या करता है, अपने उसने बॉडी को एकदम ऐसे अंदर सिकोड़ लेता है, पूरा वो घूम के एकदम बॉडी के हाथ पैर को एकदम मोड़ के अपने अंदर ले लेता है। इससे क्या होता है, उसका आई जो है वो कम हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, और इससे उसका घूमने का, हवा में जब वो छलांग मारता है तो हवा में घूमने का स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि उसने हाथ पैर अपने मोड़ लिए अंदर, तो आई कम हो गया। आई कम हो गया, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा बढ़ जाता है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है और खूब तेजी से घूमने लग जाता है। अब जब पानी के अंदर आना होता है तो रूल ये होता है कि आपका जो बॉडी है वो स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि आप पानी के अंदर जब जाओगे और ऐसे गोल गोल घूम के आओगे तो छींटे पड़ेंगे। जब छींटे पड़ेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, पॉइंट्स कटेंगे। तो अब जब वो पानी के अंदर एंट्री होना होता है तो मेक श्योर करना होता है कि उसका स्मूथ एंट्री हो, तब बॉडी घूमना नहीं चाहिए। अब बॉडी घूमना नहीं चाहिए मतलब एंगुलर वेलोसिटी एकदम ना के बराबर होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी ना के बराबर हो, इसलिए फिर क्या करता है, वो अपने बॉडी को पूरा स्ट्रेच कर लेता है। पार्टिकल्स दूर हो गया फिर बॉडी एक्सिस से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर कम हो जाता है, सॉरी बढ़ जाता है, बढ़ गया ना, पार्टिकल्स, उसने बॉडी को स्ट्रेच कर लिया फिर से। जब वो पानी में गिरना रहता है वो बॉडी को स्ट्रेच कर देता है। इससे क्या होता है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर बढ़ जाता है और एंगुलर वेलोसिटी घूमने का एकदम ना के बराबर होता है, और इसलिए वो घूमता नहीं है, एकदम स्मूथ एंट्री पानी के अंदर लेता है। तो ये डाइवर्स और यहाँ पे बैलेट डांसर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपका बाहर से टॉर्क ना लगने की वजह से एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए आई बढ़ता है ओमेगा कम हो जाता है, आई कम होता है ओमेगा बढ़ जाता है। समझ गए। तो बच्चों सारे क्वांटिटीज के बारे में हम लोगों ने बात तो यहाँ पे कर लिया, लेकिन दो क्वांटिटीज और है जिसका फॉर्मूला देके रखा हुआ है जो आप यूज कर सकते हो। तो एक तो आपका क्वांटिटी है वर्क डन। अगर मान लो रोटेशन में वर्क डन होता है तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला आएगा, देखो वर्क डन का वैसे लीनियर मोशन में फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। आई कैन डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया, ठीक है। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस होता है। तो इसी केस में यहाँ पे आपका वर्क डन जो केस में होगा, देखो लीनियर मोशन में होता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट एस। फोर्स की जगह पे रोटेशन में आता है टॉर्क,
और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये टाउ डॉट थीटा हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो, अब डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आएगा बताओ, टाउ थीटा कॉस थीटा। ठीक है, जैसे यहाँ पे वर्क डन में आता है आपका एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, जब ऐसा कोई पार्ट तो आएगा नहीं इसमें। ठीक है, आप सीधा सीधा बस इतना ही याद रखो, टाउ डॉट थीटा मतलब टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपका वर्क डन हो जाएगा। और दूसरा होता है आपका पावर। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे आपका दो फॉर्मूला होगा, एक तो वर्क डन अपॉन टाइम होगा, या इसको आप dw/dt लिख सकते हो डेरिवेटिव के फॉर्म में, और एक फॉर्मूला आपका आ जाएगा, f की जगह पे टाउ आता है और डॉट ओमेगा आ जाएगा, ये एक फॉर्मूला आएगा। क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम तो होता है लीनियर मोशन में भी, और एक फॉर्मूला होता है उसका एफ डॉट वी, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स की जगह पे टॉर्क आएगा, वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वांटिटीज अब आपका फाइनली कवर हो चुका है। चलिए अब इसका लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। लास्ट टॉपिक होगा आपका रोलिंग मोशन। तो एक काम करते हैं, अगले स्लाइड से चालू कर दें। रोलिंग मोशन लास्ट टॉपिक इसका रोलिंग मोशन है। सो विल टॉक अबाउट रोलिंग मोशन। क्या हो गया भाई? अच्छा, यहाँ पे ये फिर से मक्खियाँ परेशान कर रही है। रोलिंग मोशन, विल टॉक अबाउट रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, अब ये रोलिंग मोशन में क्या होता है देखो, रोलिंग मोशन एक एग्जांपल है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट इज कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका रोलिंग होता है। और यहाँ पे हम प्योर रोलिंग की बात करेंगे। जैसे मान लो आपकी जो गाड़ी है, गाड़ी का पहिया है वो रोल करता है। देखो, अगर मान लो ऑब्जेक्ट सीधे ऐसे चले जाए तो ये ट्रांसलेशन मोशन होगा। अगर वो एक ही जगह पे बस घूम रहा है तो ये सिर्फ रोटेशनल, प्योर रोटेशनल मोशन होगा। लेकिन अगर वो घूमते घूमते आगे जा रहा है तो इसको रोलिंग बोलते हैं। और प्योर रोलिंग में क्या होता है ना कि जितने स्पीड से वो घूमता है उतने ही स्पीड से वो आगे भी जाता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, तो वो आगे भी जा रहा है, आगे जा रहा है मतलब ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है, और घूम भी रहा है, घूम रहा है तो रोटेशन मोशन भी कर रहा है। इसलिए ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन यहाँ पे दोनों होता है। घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है, ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है, रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। जितने स्पीड से घूम रहा है उतने स्पीड से आगे जा रहा है। तो अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास को पकड़ूं तो देखो, सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा आगे की ओर, उसी वेलोसिटी से हर एक पार्टिकल आगे जाएगा। आगे जाने की वेलोसिटी तो सबकी सेम ही होगी ना, क्योंकि सारे एक साथ ही आगे जा रहे हैं। तो इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी आगे जाने की, बाकी सबकी भी आगे जाने की वेलोसिटी सेम होगी। तो हम इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को v ले लेते हैं। अगर इसका रेडियस r है तो हमें पता है कि जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है, कोई पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है तो उसका जो स्पीड होता है घूमने का v, वो r ओमेगा के इक्वल होता है। हमने पढ़ा था ना सर्कुलर मोशन का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो जिस स्पीड से बॉडी घूमता है वो r ओमेगा होता है। तो जिस स्पीड से घूम रहा है वो r ओमेगा है, जिस स्पीड से आगे जा रहा है वो v है। और अगर ये प्योर रोलिंग होगा तो प्योर रोलिंग का कंडीशन है दैट योर v विल बी इक्वल टू r ओमेगा। इसका जो आगे जाने का स्पीड है वो घूमने के स्पीड के इक्वल हो जाएगा, तो ये प्योर रोलिंग होगा। और हम प्योर रोलिंग का ही एग्जांपल देख रहे हैं, v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब इसमें देखो दो टाइप का काइनेटिक एनर्जी होगा। एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसके पास दोनों काइनेटिक एनर्जी होगा, रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये तो हम जानते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो एक तो तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, उसके अलावा इसमें हम कुछ वेरिएशन भी ला सकते हैं। जैसे हमको पता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट आई बाई एम। तो इससे क्या हो जाएगा बताओ? अंडर रूट आई बाई एम ले लो यार, आई बाई एम दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाई एम हो जाएगा। तो आपका आई का वैल्यू जो होगा वो एम के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू याद रखना, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। और यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू आर, हम इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इक्वेशन 2 लिख देते हैं।
तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर हो जाएगा। इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 में i और ओमेगा का वैल्यू इन दोनों जगह से ले लो, 2 से i का वैल्यू ले लो, 3 से ओमेगा का वैल्यू ले लो, तो पुट 2 and 3 इन 1, तो आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्म मिल जाएगा, हाफ i की जगह पे mk स्क्वायर और ओमेगा की जगह पे v बाय आर डालो, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर है तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहां से आप क्या करो, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लो, हाफ एम वी स्क्वायर एक साथ लिख लो और साइड में बचेगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्म या एम वी स्क्वायर के फॉर्म में, ये एम वी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो आई ओमेगा, मतलब ओमेगा के फॉर्म में है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह से अगर मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो ई ट्रांसलेशनल, तो ये ई रोटेशनल हो जाएगा, चलो ठीक है। तो वो तो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये आपका हो गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है ना, ये आगे जा रहा है मतलब ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है। तो रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन का दोनों का एनर्जी इसके पास होगा। तो इसका मतलब बॉडी का जो रोलिंग है, बॉडी का टोटल एनर्जी, बॉडी का जो टोटल एनर्जी ई होगा दैट विल बी इक्वल टू ई ट्रांस, ये इसको ई टोटल लिख देते हैं, ई टोटल दैट विल बी इक्वल टू ई रोटेशनल प्लस ई ट्रांसलेशनल, दोनों होगा। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे, ई रोटेशनल हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, हाफ ये वाला इक्वेशन लेंगे वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और प्लस ई ट्रांसलेशन आपका हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लो और यहाँ पे 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यहाँ से बच रहा है, 1 यहाँ से बच रहा है, ये हो गया आपका ई टोटल। तो ये आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग बॉडी का, मतलब अगर बॉडी रोल कर रहा है तो आपको हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लेना है, क्योंकि वो रोल भी कर रहा है। आपको इन दोनों का एडिशन, रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों काइनेटिक एनर्जी का एडिशन ये मिलेगा, आपको ये वाला लेना है टोटल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब इसी में आप देखो कि अगर तीनों एक, ये आपका इक्वेशन 4 लिख देते हैं, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और टोटल काइनेटिक एनर्जी का अगर आप रेशियो लो, ई, पहले ट्रांसलेशन ले लेता हूं मैं, ट्रांसलेशनल इज टू ई रोटेशनल इज टू ई टोटल एनर्जी, तो आपको ये जो रेशियो है वो किसके इक्वल बताऊं? देखो तीनों में हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन है, तो हाफ एम वी स्क्वायर हटा दो। अब इसमें से हाफ एम वी स्क्वायर बटाओगे, ट्रांसलेशन में हटाओगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो दिस विल बी 1 इज टू, रोटेशन में हाफ एम वी स्क्वायर हटाओगे तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बचेगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज टू, टोटल में हटाओगे हाफ एम वी स्क्वायर तो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बचेगा। तो ये होता है रेशियो आपका ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और टोटल काइनेटिक एनर्जी का, 1 के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एंड इज टू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, चलेगा। अच्छा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू आपको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे अगर मान लो, देखो एक्चुअली जैसे मान लो ये डिस्क है, हम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लो ये डिस्क है, डिस्क का रेडियस आर है और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो अब इस एक्सिस के अबाउट अगर मुझे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालूंगा? तो देखो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, के का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ आई बाई एम का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। देखो एम, सॉरी हाँ आई बाय एम हो जाएगा ना, सॉरी आई होगा सर, सॉरी, इट विल बी आई बाय एम, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आई बाय एम बचेगा और नीचे आर स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे आई का वैल्यू डाल दो इसका, तो आई का वैल्यू डालोगे तो हाफ एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा आपका हाफ। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू आपका हाफ आ गया डिस्क के लिए, फॉर डिस्क। और डिस्क का भी एक्सिस फिक्स है, एक्सिस अगर ये रहा तो डिस्क के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का ये वैल्यू आया।
अब देखो ये हाफ वैल्यू जो है ना वो इसके बगल में दिख रहा है, एम आर स्क्वायर के बगल में, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में दिख रहा है। तो यहां पे एक सिंपल सा चीज आप ध्यान में रखना कि इफ किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एन एम आर स्क्वायर हो, देखो हमने देखा था डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर था, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर था, हॉलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा था 2/3 एम आर स्क्वायर था। तो एम आर स्क्वायर कॉमन है, बस नंबर बदलता जा रहा है, वो नंबर अगर एन है तो आपका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो एन के बराबर होगा। फिर से एग्जांपल देखो, जैसे अगर मान लो एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इसका अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, हम जानते हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू देखूं तो यहाँ पे देखो 2/5 एम आर स्क्वायर में एन नंबर क्या आ रहा है, 2/5 आ रहा है, तो इसका मतलब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। बस वही जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो नंबर वाला वैल्यू होगा बस वही के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू होता है। अब वही के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू आपको यहाँ पे डालोगे तो सबका ट्रांसलेशन, रोटेशन और टोटल एनर्जी का आपको रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, ध्यान में रहेगा। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, उसके अलावा अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन में रोलिंग की बात करूं, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, यहीं पे लिख देता हूं, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, तो मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं, आप वो डेरिवेशन कर सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर आप ये चीज़ ध्यान में रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। डेरिवेशन तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है, लेकिन हाँ आप चीज़ें याद रखोगे तो काम जल्दी हो जाएगा। मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल पे इंक्लाइन करके रखा हुआ है, और यहाँ आपने एक ऐसा ऑब्जेक्ट छोड़ा जो रोल कर सकता है, और अगर वो रोल करके आ रहा है, वो भी प्योर रोलिंग, प्योर रोल करके आ रहा है और नीचे गिर रहा है आपका, तो मान लो इसको यहाँ पे से छोड़ा गया है, तो छोड़ा गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और नीचे आते आते अगर मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई v, तो अगर आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको v का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे √2gh 1 + k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो स्फीयर है कि रिंग है कि डिस्क है, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो नीचे आते आते सबका स्पीड अलग अलग होगा, समझे। और उसके अलावा अगर मैं एक्सेलरेशन देखता हूँ कि किस एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है g sin थीटा अपॉन 1 + k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी हर बॉडी के लिए अलग अलग होगा, वो भी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, अब डिनोमिनेटर में ना, डिनोमिनेटर ज्यादा हुआ तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाता है, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू ज्यादा आ रहा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और एक्सेलरेशन कम होगा तो वो लेट नीचे आएगा। इसका मतलब अगर आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ते हो एक ही समय पर, तो नीचे आने में एक देरी कर देगा, एक जल्दी आ जाएगा, एक फास्ट आएगा। जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो सबसे लेट करेगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन उतना ही कम हो जाएगा, और जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू सबसे कम होगा वो सबसे फास्ट नीचे आएगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो हर ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम लेगा। ये ट्रांसलेशन मोशन में नहीं होता था। अगर आप कोई ब्लॉक रखो, 2-3 ब्लॉक रखो अलग अलग साइज का, अलग अलग शेप का, और अगर बॉडी ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रही है, सीधे आ रही है, रोल नहीं कर रही है, तो सबका एक्सेलरेशन नीचे की ओर g sin थीटा ही होता है, सेम एक्सेलरेशन होता है। तो बॉडी जब इंक्लाइंड प्लेन पे ट्रांसलेट करती है तो हर बॉडी चाहे कैसा भी रहे वो सेम टाइम लगा के नीचे आती है, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन सेम होता है g sin थीटा। लेकिन जब बॉडी रोल करती है तब एक्सेलरेशन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, मतलब कौन सा बॉडी है इस पे डिपेंड करता है। तो अलग अलग बॉडी का एक्सेलरेशन अलग अलग, तो अलग अलग टाइम पे वो नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये आपका लास्ट पार्ट था रोलिंग मोशन का, ये भी हुआ यहाँ पे खत्म बच्चों, सिनॉप्सिस यहाँ पे आपका खत्म होता है। अब हम लोग उसके बाद एमसीक्यूज आगे इसका सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू।